कोणी आहे का बाहेर थांबलेला? तो गुड मॉर्निंग। आज का सेकंड लेक्चर है, दिसंबर पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो पिछले बार हमने दिसंबर मंथ के जो भी फर्स्ट मतलब मोर और लेस वो सेकंड वीक का था, जो भी करंट अफेयर तो वो स्टार्ट कर दिया था। आज हम थर्ड वीक का स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी मेन मेन न्यूज़ चल रही है जैसे नेशनल इंटरनेशनल वगैरह सब चीज़ें, तो वो ख़त्म कर देंगे आज। और पिछले बार बहुत कम चीज़ें कंप्लीट हुई थी, तो इस बार ट्राई करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो। तो जो भी मेन पॉइंट्स है पर्टिकुलरली जो किसी न्यूज़ रिलेटेड इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसे फोकस करेंगे और उसी पे ध्यान देंगे। जो बाकी चीज़ें चलती है जो माइन्यूटली है और उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है पेपर का, उसको उतनी अहमियत नहीं देगी। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ चालू करते हैं कि फर्स्ट न्यूज़ क्या है। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे पहले तो फर्स्ट न्यूज़ ऐसी है कि किसान कवच करके एक डेवलप किया गया है। एक फर्स्ट इन क्लास है, मतलब सबसे पहली बार ही ऐसा कुछ डेवलप किया है। आपको शायद पता होगा, कोई यहाँ से यवतमाल से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे कुछ फार्मर्स थे, उनकी डेथ हो गई थी पेस्टिसाइड्स की वजह से। मतलब ऐसे ही जैसे एक पेस्टिसाइड फवारे वगैरह करे होंगे उन्होंने सीड्स मतलब उनके क्रॉप्स वगैरह पे, और उसके बाद थोड़ी देर बाद शायद से उन्होंने प्रॉपर हाथ मतलब धोए नहीं होंगे, या फिर वो पेस्टिसाइड का जो लीथल क्वांटिटी होगी जो उनके अंदर मतलब रसायन क्षमता थी वो कुछ ज़्यादा होगी। उस वजह से क्या हो गया, वो खाना खाने को बैठे, खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर बाद उनकी डेथ हो गई। शायद से 2 या 3 लोगों की उसकी वजह से डेथ हो गई। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई पेस्टिसाइड्स के लिए कुछ ना कुछ मतलब ऐसा करना चाहिए कि भाई फार्मर्स की डेथ ना हो वगैरह वगैरह। तो फिर अभी ये एक न्यूज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि मैं जो हेडलाइन लेता हूँ वो पर्टिकुलरली रहता है कि मतलब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह कहाँ पे भी कि वो पर्टिकुलर न्यूज़ क्या चल रही थी। तो इसका बस ये हेडलाइन था न्यूज़पेपर में। और ये ऐसा दिखता है कुछ कवच जैसे कोरोना के टाइम पे वगैरह, नहीं पीपी किट नहीं, थोड़ा अलग। हाँ उसके जैसा, बस कोरोना के टाइम पे जो पीपी किट वगैरह आए थे वो वाइट कलर वगैरह में थे, और ये थोड़ा अलग कलर पे है ऐसा है। तो पर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मतलब अब जो भी मैंने चीज़ें बताई वो एक स्टोरी बिल्डअप करना है, उसका इम्पोर्टेंस पेपर में नहीं आने वाला। याद रखने के लिए भले ही ठीक है, तो फिर पूछेंगे क्या? मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो ये डेवलप किसने किया, पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा कि इसे डेवलप किसने किया है। तो इट इज डेवलप बाय ब्रिक इंस्टेम बैंगलोर इन कोलैबोरेशन विद सीपीओ हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। तो ब्रिक का फुल फॉर्म मैंने यहाँ दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल वगैरह सब चीज़ें एक्सप्लेन की है ये यहाँ पे। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर दो क्वेश्चन फॉर्मेशन हो सकते हैं। एक तो कि ये किसने डेवलप किया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, और सेकंड अगर इस पर कुछ क्वेश्चन आएगा तो शायद ऐसा आएगा ये बॉडी का नाम दिया होगा और शायद से आर का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, आई का फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि व्हाट आई स्टैंड्स फॉर, व्हाट सी स्टैंड्स फॉर, और व्हाट बी स्टैंड्स फॉर, या फिर इन स्टेम में से भी। तो ऐसा दो है जिस फॉर्म में मुझे लगता है कि इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस उस फील्ड में। तो उस वे में इस चीज़ को याद रखो। सेकेंड न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी मेडिकल सिस्टम्स है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसे, फिजियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, मेडिकल साइंसेज वगैरह में टर्म्स है, एलियोपैथी वगैरह 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 सब चीज़ें। पर हमारी मेडिकल सिस्टम इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि जो भी फिजियोलॉजी है, मतलब जहाँ पे आप डॉक्टर फिजिशियंस वगैरह के पास आप जाते होगे, ठीक है, वो पर्टिकुलरली सिर्फ फिजिकल बॉडी पे ही फोकस करेगा आपकी कि भाई फिजिकल बॉडी में क्या इश्यूज है, सिम्टम्स देखेगा और दवाइयाँ देगा। और जो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, जो अभी टर्म्स नीचे धीरे धीरे उभर रहे हैं, जब शाहरुख खान ने वो मूवी किया, शायद नाम पता होगा आपको, शाहरुख खान का भी थोड़े दिन पहले वो डियर जिंदगी करके मूवी आया था। हाँ, तो वो साइकोलॉजिकल वगैरह सब चीज़ें, आलिया भट्ट वाला। तो वो पर्टिकुलरली ब्रेन रिलेटेड वगैरह चीज़ों को देखता है कि कुछ पास्ट ट्रॉमा है क्या वगैरह बाकी सब चीज़ें। पर इंडियन सिस्टम ही सिर्फ ऐसा है, इंडियन मेडिकल सिस्टम ही ऐसा है जो पूरा होलिस्टिक अप्रोच रखता है। मतलब वो फिजियोलॉजी पे भी ध्यान देगा और आपके साइकोलॉजी पे भी ध्यान देगा।
तो अब वो कैसे हो देखते हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए तो वर्मन थेरेपी करके एक सेशन रहता, वो 567 उन्होंने परफॉर्म किए, उसने उसका मतलब नाम हुआ है। ठीक है, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे हेडलाइन पे से ये ध्यान में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है करके, है ना। पर सिद्धा क्या है? ओके, बाद में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बना, वर्मन थेरेपी क्या रहती, उस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें क्या होता है, वो एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो साउथ में डेवलप हुई थी पर्टिकुलरली। और उसमें ऐसा है कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा फॉर्म मतलब फोकस है, और उसके अंदर हर्बल मेडिसिन का यूज होता है, योगा, मेडिटेशन और मसाजेस, ये सब होलिस्टिक वे में उस सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर परफॉर्म होता है किसी आदमी को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, एलियोपैथी में सिर्फ गोलियां मिलेगी, साइकोलॉजी में सिर्फ बकेटी मिलेगी कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग के अंदर और क्या चल रहा है, वो वाली सब चीज़ें। पर ये सिद्धा सिस्टम के अंदर आपको आयुर्वेदा है, हर्बल मेडिसिन वगैरह दी जाती है जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। बाद में योगा प्रैक्टिसेस आपको बताए जाएंगे, मेडिसिन मेडिटेशन बताया जाएगा, मसाजेस वगैरह, ये सब होलिस्टिक अप्रोच है इसका। ठीक है, तो सिद्धा मतलब एक सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो साउथ में डेवलप हुई है। और वर्मम थेरेपी एक थेरेपी है सिद्धा के अंदर ही, मेडिकल प्रैक्टिसेस में, जिसमें क्या होता है, जो आपके वाइटल एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि अपने बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैंने एक चीज देखी थी, मुझे पता नहीं वो कितनी सही है, जो कान होता है ना, लड़कियों का इसलिए कान मतलब वो फेल किया जाता है पर्टिकुलरली, क्योंकि जो कान के मतलब पॉइंट्स है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है, चेहरे पे ग्लो आ सकता है, या फिर स्माइल बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए मोस्टली लड़कियों के कान मतलब कानों में मतलब छेद वगैरह किया जाता था पर्टिकुलरली। और वही कान के मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट है, उसी के आसपास ऐसा भी एक पॉइंट है जहाँ से अगर उस पॉइंट पे अगर पर्टिकुलरली छेद हो जाए या फिर वो पिन पॉइंट अगर प्रेस हो जाए, तो उसकी वजह से ज़्यादा बड़बड़ भी चालू हो जाती है। हाँ, लिटरली है ऐसा। तो मेरे को सिर्फ इम्पोर्टेंस बताना था कि जो भी पॉइंट्स है, ये उस पॉइंट्स के साथ ट्रीट करते हैं। तो आपको अभी थोड़ा बहुत पता होगा कि शायद जो ज़्यादा बड़बड़ कर रहा है फिर भी वो उसकी गलती नहीं है, जो कान छेदने वाला आदमी था उसने कुछ तो गलत कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, चलो ये वर्मन थेरेपी करके है जो पॉइंट्स के ऊपर फोकस रहती, मतलब आपके होलिस्टिक बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते होंगे, और वो बराबर उनको पता होगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो वाले से। यहाँ पे प्रॉपर अमरावती का कोई है क्या? प्रॉपर अमरावती से कोई बिलोंग करता है? ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब जो जिनको ये पॉइंट्स की जानकारी होती है वो कितना ज़्यादा मैच्योर होते हैं या फिर कितना ज़्यादा होशियार होते हैं। मतलब आपको शायद इरविन चौक पता होगा, वहाँ पे बुढ़ा आदमी बैठता था। तो उसका ऐसा था कि उसके पास बड़े बड़े लोग आते थे, नर्सेस वगैरह सब आते थे, और मतलब ऐसे रास्ते पे बैठता था वो, जहाँ पे वो हवी की जिलों मिलती है ना, हाँ, तो वहाँ पे वो बैठता था पहले, वो थी नहीं वहाँ पे, कौन सी जलेबी बोलते, बुरहानपुर की जलेबी। तो वहाँ पे पहले वो दुकान नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता था, जिनको भी थोड़ा सा पैर में लचक वगैरह आ गई रहती थी, या फिर कुछ भी अगर बॉडी रिलेटेड मतलब फिजिकली अगर कुछ हो गया रहता था हड्डियों में वगैरह, तो बुड्ढे के पास जाते थे, वो बुड्ढा सिर्फ 2 सेकंड देखता था और फिर वापस सुधार देता था, उसको पॉइंट्स पता थे। और मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मेरा भी पैर एक बार लचका था, और विद इन 5 मिनट उसने ठीक कर दिया था, देख के कुछ ना कुछ किया था उसने। तो फिर यही है कि वैसी है इंडियन मेडिसिन, मेडिकल सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच है उसका, उसके हिसाब से ध्यान रखना। तो यही है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा है, सिद्धा मैंने आपको बताया कि एक साउथ में डेवलप हुई मेडिकल सिस्टम है होलिस्टिक वे में, और वर्बन थेरेपी उसी में का एक पार्ट है, जो वाइटल एनर्जी पॉइंट्स रखते हैं अपने बॉडी के, वो उनको पता रहते हैं और उससे वो आदमी को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ है कि उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये वर्बन थेरेपी करके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और कैसा, क्योंकि 567 इंडिविजुअल्स ने
उसका लाभ लिया है। और Q67 ट्रेंड वर्मिन्स, मतलब जो लोग थे जिनको ये ट्रीटमेंट करते आती थी वर्मिन्स में, उन्होंने वो 567 इंडिविजुअल्स को ट्रीट किया है वर्मन थेरेपी करके। तो अगर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ये याद रखना कि ये इसका जो कैंपस है पर्टिकुलरली ये चेन्नई में, तंबारम चेन्नई, चेन्नई याद रखो। जैसे मैंने स्टार्टिंग, अब चेन्नई क्यों याद रहेगा आपको, तो मैंने जैसे पहले बताया कि वो सिद्धार्थ सिस्टम ही साउथ में डेवलप हुई थी और सबसे नीचे साउथ में चेन्नई ही है, तो उस वे में याद रखो। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। एयरटेल ने क्या किया है, जैसे आपको पता होगा कि एयरटेल एक अच्छा खासा नेटवर्क देता है, पर उसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उसने जो बॉर्डरिंग एरियाज है, हिमालय, सिक्किम या फिर लद्दाख एरिया, जहाँ पे टावर्स पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन भी कम होने की वजह से उतना मार्केट नहीं आएगा एयरटेल को, तो इसलिए भी वो वहाँ पे कोई जाने जाने को देखता नहीं है कि भाई मैं मेरे टावर लगाऊंगा लोगों को नेटवर्क मिलेगा। पर अभी क्या हुआ था, एक वाइब्रेंट विलेज करके प्रोग्राम लाया था गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने लाया था। तो उसमें ऐसा था कि 4,800 करोड़ रुपए कुछ तो दिए गए थे उसमें, और ये फाइनेंशियल ईयर 23 to 26 था। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या था कि जो भी बॉर्डरिंग एरियाज है जहाँ पे कम पॉपुलेशन है और वो बॉर्डर को लगने की वजह से, बॉर्डर मतलब दूसरे देश की बॉर्डर को लगने की वजह से, वहाँ पे क्या हो गया कि पॉपुलेशन कम रह रही है क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी ज़्यादा लगती है वहाँ पे वाले सेंस में वगैरह। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक सस्टेनेबल लिविंग या फिर एक अच्छा क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने के लिए वहाँ के लोगों को ये चीज़ लाई गई थी, प्रोग्राम लाया गया था, लॉन्च किया गया था। तो अब ये 48,000 मतलब 4,800 करोड़ का उन्होंने उसके लिए बजट सैंक्शन किया है मोदी जी ने। और ये मेन चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं है। ये एक चीज़ याद रखना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टेट कवर्ड, इसके अंदर कौन से स्टेट कवर्ड है इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक मोर और लेस याद रखो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो भी बॉर्डरिंग है, एक मैप भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से, तो उस वजह से याद रखना। अब कुछ कुछ लोगों को, अब ये मैंने कंटेक्स्ट बताया कि एयरटेल ने जो न्यूज लाई है उसका बैकग्राउंड ये है कि भाई ये एक प्रोग्राम लाया गया था बैक एंड पे, और उसके वजह से फिर एयरटेल ने ये कदम उठाया है लद्दाख के एरिया में, जो ये मतलब थोड़े बहुत एरियाज रीजन है उन वो एरिया के लिए। पर अगर ये हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 4,800 करोड़, तो ये कैसे याद रखोगे। आपको पता है, आप बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो टेबल याद होगी, 8 6 48, तो शायद 48 वैसे याद ना रहेगा, पर यहाँ पे अगर आपने ऐसा एरो करके 4 6 मतलब 8 6 अगर आपने कर दिया तो उस वजह से वो चीज़ याद रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। मेरा पर्सनल लेवल पे तो मैं ऐसे याद रखता हूँ। अगले बार मैं क्या करूँगा, मैं मैं यही नोट्स का जेरोक्स निकालता हूँ और उसी पे पढ़ता हूँ। हार्ड कॉपी निकालने के बाद, जेरोक्स निकालने के बाद, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे याद रखता हूँ। मतलब मैंने ऐसे ही याद रखा है कि एरो करके 8 6 करके याद रखा है, तो उस वजह से याद रख सकते हो। तो न्यूज़ ये थी कि भाई एयरटेल सबसे पहला एक प्राइवेट टेलीकॉम बनाया है, बीएसएनएल नहीं है। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए बीएसएनएल का नाम किया जाएगा ऐसा मुझे लगता है। एयरटेल है जो फर्स्ट प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख का रीजन है वहाँ पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी है। और इंडियन आर्मी ने हमेशा की तरह कोलेबरेट किया होगा उनके साथ क्योंकि बॉर्डरिंग एरियाज है वगैरह। अब एक नई न्यूज़ आई है, जैसे आपने पंचोरी चौक पे या फिर हिरोइन चौक पे देखा ही होगा कि भिखारी भी बोलते हैं, है ना, बेगर्स वगैरह आ जाते हैं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है, मतलब मेरा खुद का इंसिडेंस बताता हूँ कि मैं नहीं देना पसंद करता, क्योंकि फिर एक पॉइंट के बाद में फिर वो उसी लूप में अटक जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा पीडीएस मतलब क्या है, खाना खाने को तो उनको मिल ही रहा, गवर्नमेंट दे ही रही, जो पीडीएस सिस्टम है, अनाज मिलता फ्री में, वो तो उन्हें मिल ही रहा है। पर वो जो बाकी की चीज़ें हैं उसके लिए वो रोड पे खड़े हैं, जो खाना पीने की सब चीज़ें करके रखी है उनके लिए, ठीक है। तो फिर वो गंदी लूप लग जाएगी, इसलिए देना नहीं चाहिए। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पंचवटी पे था, एक छोटी लड़की आई और उसने मांगा तो मैंने नहीं दिया। उसके बाद फिर वो सिग्नल छूटने वाला था, 10 सेकंड बचे थे, तो वो स्कूटी के सामने के चक्का का जो मडगार्ड होता है उसके ऊपर बैठ गई। फिर 5 मिनट हम वहीं रुके, फिर पुलिस वाला आया, फिर उसने उठाया, क्यों सुन तो मेरी भी नहीं रही थी, किसी की नहीं सुन रही। फिर वो कैसे तभी उठी। मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि फिर एक्सीडेंट्स होते हैं उस वजह से, ये रास्ते पे घूमेंगे वगैरह वो वाले सेंस में, ठीक है। तो अभी एक इंदौर ने क्या किया है,
इंदौर में ऐसा हुआ है पर्टिकुलरली, पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब एक नया प्रोजेक्ट है जो लाया गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, इंदौर में क्रिमिनलाइज कर दिया है कि अगर कोई भीख दे रहा है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। मतलब कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को अगर कोई भीख मांग रहा है तो वो नहीं दे सकता है, वो मांग सकता है, उसके ऊपर अलग चीजें होंगी, वो अलग चीज वो साइड में रखो। पर अभी एक नया लॉ लाया है, मतलब एक रूल लाया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, कि भाई अगर कोई भीख दे रहा है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब पिछले बार जिन्होंने नोट पढ़ी है और जिनको याद है उनको पता होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको रिप्लेस किया गया है, मतलब ये नया नाम है किसी एक पर्टिकुलर लॉ का। हाँ, तीन नए लॉ लाए थे, उसमें का एक है, क्या नाम था उसका, जो पुराना वाला था, इसका ये एक नया नाम है ना इसका, भारतीय नागरिक संहिता। तो वो पुराना वाला नाम क्या था? ठीक है, अच्छा, रॉन्ग है। एविडेंस मैंने साक्षी बताया था, हाँ। मैं वही बता रहा हूँ, जब ये नाम पूछे जाएंगे तब तुम ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे पढ़ने के बावजूद, इसलिए रिवाइज करो। मैं अब एम्फोसाइज नहीं कर सकता, आगे तुम्हारे ऊपर है। तो वही है कि एक नागरिक संहिता जो कानून लाया है उसके अंदर ये चीज बैन कराई दी है या फिर प्रोहिबिट की है, मोर और लेस ऐसा समझो। तो इसमें क्या होगा कि 6 महीने की जेल हो जाएगी, 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा, ऐसा सब चीज़ है। और आपको अगर लग रहा होगा कि ये चीज़ सिर्फ बोलने के लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले मतलब इंदौर ऐसा ही एक स्टेट है, मतलब सिटी है, जिसने लाया था कि भाई जो म्यूनसिपल मतलब जो कचरा डालेंगे सेग्रीगेट बिना करे हुए, तो उनको फाइन लगेगा अच्छा खासा। और मेरा दोस्त है जो इंदौर में रहता है, उसको 10,000 रुपये फाइन लगा है और उसे देना पड़ा है। और वो स्टूडेंट लाइफ में था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तब भी देना पड़ा था। तो ये चीज़ फुल्ली वैलिड है और ये एग्जीक्यूट भी होगी ग्राउंड पे। तो ये चीज़ लाई गई थी जो जनवरी 2025 से लागू हो गई, मतलब ये हो चुकी होगी। फिर वही है कि वो भिक्षा वगैरह रोकना चाहती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके पीछे है। दोनों से ये दिख नहीं रहा है क्या? शायद नहीं दिख रहा होगा, आपके पास नोट्स होंगे तो। हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्ट यही है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये उसका नाम, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अब एक भावनाएं दिमाग में ये भी उठती है कि भाई अगर हम सीख नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, ऐसा छोटी सोच तो रहती है दिमाग में अपने। पर उसके लिए भी है इलाज। एक स्माइल नाम का स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, उसके अंडर अब ये स्माइल का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि एम का फुल फॉर्म क्या है। स्माइल ऐसा नाम दे दिया जाएगा और एम मतलब फुल फॉर्म क्या है, या एल मतलब फुल फॉर्म क्या है उसका, पेपर में ऐसा पूछा जाता है। मार्जिनलाइज, इसलिए थोड़ा देख लेना है इसको अच्छे से। विच हैज अ सब स्कीम, उसके अंदर एक सब स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेइंग, जो भी मांग रहे हैं उनको उस प्रोसेस में से निकालने के लिए वो सब चीजें हैं। तो ये अब स्माइल प्रोग्राम देख लेते हैं, अगर आपने स्माइल प्रोग्राम ही नहीं देखा, अगर हमें पता ही नहीं कि रावण, हमने कितना ही बताया रावण सीता माता को लेके गया था, ये हो गया था वो हो गया था सब चीजें, पर रावण रहता कहा था, फिर हनुमान जी गए कैसे और फिर लंका जलाई कैसे, पूरा चाहिए ना। तो फिर स्माइल तो बता दिया मैंने, फिर स्माइल में क्या है, तो उसमें क्या करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, जो जिसका मार्केट में डिमांड है वगैरह, वो वाला नॉलेज दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, जिससे वो सब चीज़ें छोड़ के एक क्या बोलते हैं, काम धंधे से लग जाए, मोर और लेस ऐसा ही है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक तो एससी कास्ट का होना चाहिए, या फिर उनका इनकम लिमिट जो है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, या फिर उनके फैमिली में का जो पहला प्राइमरी ब्रेड विनर है वो उसकी डेथ कोविड-19 के टाइम पे हो गई होगी, इसलिए फिर वो इस स्कीम का मतलब भाग बन सकता है। ठीक है, समझा यहाँ तक सब चीज़ें सबको? कवच वाला बताया मैंने आपको, सबसे पहला न्यूज़ कवच वाला था, सेकंड न्यूज़ और कोई तो था, और ये थर्ड न्यूज़ था। ठीक है, अब फोर्थ न्यूज़ है, फोर्थ न्यूज़ देखते हैं पर्टिकुलरली क्या है। सेंटर ने जून 26 की डेडलाइन दे दी है, किसको दी होगी, सोलर कंपनीज जो है, जो भी, मतलब अभी क्या होता है, जो सोलर सेल्स आपके घर पे लग रहे हैं रूफ टॉप पे वगैरह, ये सब चीजें जो चल रही है, उसमें ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलेंगी, फिर आप
उसका पैसे लेके आप अपने घर के ऊपर छत पे वो सोलर सेल्स वगैरह बैठा सकते वगैरह सब चीज़ें। तो अब होलिस्टिक वे में देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री क्या बिजली मुक्त अभियान क्या है, योजना क्या है, और ये न्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस है, और इसका अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा। तो हेडलाइन से शायद आपके ध्यान में आ रहा होगा कि जून 26 है, बैन है भाई, कोई भी बाहर से सोलर सेल्स नहीं लेगा। मतलब जो सोलर सेल्स बनेंगे वो अपने इंडिया में ही बनेंगे और यहीं से लेना पड़ेगा। अभी भी बन रहे हैं पर उतने क्वांटिटी पे नहीं है, या फिर उतने सस्ते नहीं है, इसलिए फिर वो चाइना से ले रहे हैं हम लोग जो कंपनीज है, या फिर वो साउथ ईस्ट एशिया से ले रही है एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन। पर एक प्रोहिबिट कर दिया है कि जून 26 के बाद में आप बाहर से नहीं लोगे, जो भी कंपनियां हैं उन्हें इंडिया से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो ये एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट। तो पहले हाँ, अभी चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से ले रहे हैं वगैरह वगैरह। अब इसमें मोर और लेस जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मैंने आपको बताया कि वो 2026 से वो चीज़ लागू होने वाली है वगैरह वगैरह। अब ये है कि सो फार कितना सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 92 गीगावाट जो है वो हम अभी एट प्रेजेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना याद रखना। ठीक। और फिर ये सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, वो जो सोलर प्लेट वगैरह होती है उसे बोलते हैं, तो वो एट प्रेजेंट हम कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 63 गीगावाट का। और सोलर सेल जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे पास 5.8 गीगावाट। ठीक है, समझे आपको। तो अब प्रधानमंत्री, अब वो उसी से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उससे देखते हैं कि क्या है, उसके क्या क्या पॉइंट शायद पूछे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहता है, 2024 में लॉन्च हुआ है। हाँ, सब्सिडी वगैरह मिलेगा सोलर प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए। कितने की मिलेगी सब्सिडी, तो अप टू 40% ऑफ कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट लग रहा है उससे 40% का मिलेगा। और अभी ये तो मतलब कितना इसका एम है, तो ये 1 करोड़ फैमिलीज तक पहुंचाना चाहता है इस, मतलब जो भी ये स्कीम लाई है उसमें ऐसा होगा कि 300 यूनिट्स तक जो भी आप बिजली खर्चा करोगे वो फ्री में आपको मिलनी चाहिए बा मंथली वगैरह ऐसे सब चीज़ें। और इसका जो ये है कि भाई कितना बजट इसको दिया है, तो 75,000। मैं अगर इसको याद रखूंगा तो अब ये 75,000 ऐसे तो दिमाग में नहीं जाने वाला, और चला भी गया तो ये मिक्स बनने वाला है, और वो खिचड़ी किसी काम की नहीं आने वाली है थोड़े दिन बाद। तो मैं इसे याद करने के लिए ऐसा कर देता हूँ, जो मेरे नोट्स में मैंने किया भी है खुद के पढ़ने वाले, थ्री फोर, थ्री फोर याद रहेगा। एक नई शक्ल है जो हमारी जानी पहचानी, तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। अब उसी से कनेक्टेड न्यूज थी कि इंडिया, हाँ बोल, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मतलब पहले तो घर के रूफटॉप पे, मतलब पर्सनल यूज के लिए होगा, और घर का ही बिल 300 के ऊपर अगर, अभी एक कानून भी है कि अगर घर का बिल भी अगर 300 के ऊपर जाए, 300 यूनिट्स के ऊपर अगर जाता होगा तो उसके अलग चार्जेस लगते हैं, ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो फिर वही उन्होंने अनुमान दिमाग में रख के 300 यूनिट तक फ्री मिलेगा भाई, उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा उनके रूफ टॉप से वो इलेक्ट्रिसिटी जो भी सेटअप है उनके पास, उसकी वजह से ऐसा। हर कोई पर्सनल यूज के लिए चलेगा, और फिर कमर्शियल इसके लिए भी कोई ना कोई चीज लाई होगी। ये पर्टिकुलरली जो स्कीम है वो पर्सनल यूज पे फोकस है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है कि भाई इंडिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स का। मतलब ये फोटोवोल्टिक सेल्स हम बेच रहे हैं बाहर, और 6th लार्जेस्ट हम वर्ल्ड लेवल पे बन चुके हैं अभी एट प्रेजेंट। सोलर जो हम मॉड्यूल्स वगैरह बेच रहे हैं, सेल्स वगैरह बेच रहे हैं फोटोवोल्टिक वगैरह, अब 6th लार्जेस्ट तो बन चुके हैं, पर हमारा वर्ल्ड लेवल पे परसेंटेज कितना है, 2.5% का। तो अभी मैं इसके लिए याद दिलाने के लिए एक चीज बताऊंगा। तो अभी इसे भी इतना याद रखो कि हम 2.5% पे वर्ल्ड लेवल पे जो भी हम फोटोवोल्टिक सेल दे रहे हैं, इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो शायद ऐसा आएगा मेरे हिसाब से कि सबसे ज्यादा हम दे किसको रहे हैं, ये जो हम बाहर बेच रहे हैं फोटोवोल्टिक सेल, तो सबसे ज्यादा 96% यूएसए को जा रहा है।
यूएसए में जा रहा है, ये चीज एक याद रखना। दूसरा, अब 2.5% कैसे याद रहेगा, बहुतों को ये शिकायत होगी। तो शायद से यहाँ पे नहीं, ऐसे थोड़ा और अलग करते। तो मतलब मैंने सोचा इसलिए याद आया। तो पहले कैसा, सबने यहाँ पे पुष्पा मूवी देखी होगी, है ना? तो उसमें बोलते हैं, उसमें वो नहीं देखी, देखिए अच्छा, ठीक है फिर जिसको याद रह रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, पर उसमें एक डायलॉग है, अभी याद आ जाएगा कि उसमें एक डायलॉग है कि भाई उसका कोई तो एक मिनिस्टर रहता है या फिर कोई भी स्टेट का वाला रहता, वो बोलता पुष्पा तुम सिर्फ 4% के पार्टनर हो, है ना? तो ये भी इंडिया को वैसे बोला कि सिर्फ तुम 2.5% के पार्टनर। तो उसका भी उसको बहुत बड़ा डायलॉग देता। और इसका भी उतना ही बड़ा डायलॉग है कि 2.5% है और हमारे पीछे यूएस है, हम यूएसए को बेच रहे हैं। मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग कितना ज्यादा डेवलप होगा धीरे धीरे करके, वो भी सोचो। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पे 2.5% मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो चीज याद रहेगी। और इसलिए नोट्स की जेरोक्स निकाला करो, याद रहेगा, वहां पे मार्क कर सकोगे। ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, मैं एक पॉइंट के ऊपर छोड़ देता हूँ। एक नेक्स्ट न्यूज है, वो देखते हैं क्या है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस करके रहता। वैसे आपको एक बताओ क्या, ब्रेन की एक खासियत है, उसको बहुत ज़्यादा डाटा सेव कर सकता है वो। पर उसको क्या होता है, अभी जो पढ़ा है वो 1.5-2 घंटे बाद भूलने वाले हो। मैं भी भूलने वाला हूँ। 50% तुम्हारे दिमाग में से चले जाएगा और अगले दिन तक उसका सिर्फ 20-25% याद रहेगा, वो भी बहुत ऐसा धुंधला धुंधला सा। एक कोई तो लंबा आदमी आया था, उसने पढ़ाया था, बस इतना याद रहेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, तो दिमाग में नहीं रहने वाला, तो रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तुम्हारे ऊपर है कितना करना पड़ेगा। पर मैं इतना बोलूंगा कि साइकिल ऐसी रखो कि क्लास में हो गया है तो पहले क्लास में ही मार्क कर लो कौन सी चीजें कैसी है। बाद में क्लास के आधे 1 घंटे के दरमियान ही उसे वापस मार्क कर लो कि ओके ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। और मैं बता रहा हूँ क्लास में अगर अच्छे से ध्यान दिया है, विद इन 1 आवर ये सब चीजें रिवाइज हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि अभी करंट में है। और फिर रात को एक बार कर लेना और अगले दिन कर लेना, फिर चीजें याद रहेगी, सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक नई चीज देखते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसा लगता है फार्मिंग से बिलोंग करते होंगे लोग, एमएसपी के बारे में सुना होगा। एक क्वेश्चन है कि एमएसपी लीगल है क्या? नहीं है, लीगल नहीं है। हाथ खड़े करके बताना, लीगल ही है क्या कि भाई देना ही पड़ेगा, लीगल है क्या? लीगल इलीगल मतलब वैसा नहीं बोल रहा मैं, लीगल मतलब कि अगर तुमने मार्केट में लेके गए तो उतना मतलब गवर्नमेंट को हर बार एमएसपी लाना ही पड़ेगा, उतने पैसे पे देना ही पड़ेगा, जैसे अपने लॉज वगैरह है ना, वैसा है क्या? नहीं है, वैसा बताओ, हाथ खड़े करके बताओ जिसको भी बताना है। हाथ तो खड़े करो यार, हाँ होगा नहीं तो नहीं होगा, एक आध आदमी हाँ बोलते ना, एक आध आदमी नहीं बोलते। नहीं है ना, ठीक है, नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जितने चीजों पे हम एमएसपी दे रहे हैं और अगर उसे लीगलाइज कर दिया जाए तो इतना ज्यादा बजट का अमाउंट उस पर खर्चा होगा कि उसके वजह से जो भी कैपिटल इंटेंसिव हम चीजें करना चाहते हैं, जैसे रोड बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, सब चीजें कुछ नहीं बनने वाले, क्योंकि इसको करोड़ों में पैसे लग जाएंगे अगर एमएसपी लीगल कर दिया। और उसके वजह से वो पंजाब के जो बॉर्डर वगैरह एरियाज में लोग धरने पे नहीं आ गए थे हाईवे वगैरह पे, तो इसी मुद्दा चल रहा था कि एमएसपी लीगल कराओ करके। हम थोड़ा अभी स्पीड बढ़ाते, नहीं तो पिछले बार जैसा इस बार भी बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। तो यही है कि एमएसपी लगाया था। कोबरा, कोबरा सुना होगा, उसके ऊपर एमएसपी लगाया है। मेन चीजें ये नहीं है कि कितना अमाउंट लगाया है, वो अगर पूछ भी ले तो मुझे नहीं लगता कितनों को याद रहेगा और उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। पर ये चीज याद रखो कि नेचुरल मतलब ये नाफेड जो है एंड द नेचुरल नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन है, ये दोनों एक सेंट्रल नोडल एजेंसीज के रूप में काम करेंगे, ये प्रोक्योरमेंट करने के लिए ये जो भी चीजें मतलब एमएसपी लगाई जा रही है जिसके ऊपर। ठीक है, तो एमएसपी कितनी लगती है, 1.5 टाइम्स लगती है, ऐसा वगैरह गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एक मोर और लेस तरीके से पार्लियामेंट में। हमारे लिए और एक मेन चीज है कि जो सीएसीपी है ऊपर जिसका नाम मैंने दिया है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स,
सीएसीपी जो है वो रेकमेंड करती है एमएसपी 22, मतलब 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए। और शुगर के लिए सीएसी मतलब ये एमएसपी नहीं लगता है, उससे उसके लिए ऊपर क्या लगता है, एफआरपी लगता है। इतना चीज मेन है, ये चीज याद रखना। एफआरपी मतलब फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइस करके होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अभी एक ऑयल इंडिया करके है जिसने उसकी सब्सिडरी फॉर्म करी है। आवाज आ रहा है ना आपको आता? तो ऑयल इंडिया करके है, उसने एक सब्सिडरी फॉर्म करी है जिसमें वो फोकस करना चाहती है कि ग्रीन एनर्जी फॉर ए करके। जैसे आपने जो क्या बोलते हैं तंबाकू वगैरह प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों का देखा होगा, उन्हीं के हॉस्पिटल होते हैं। तो वैसे ही ऑयल इंडिया है जो कार्बन बाहर छोड़ रही है, पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्रीन एनर्जी फोरे करके एक उन्होंने बनाया है, मतलब एक फोरम वगैरह बनाया है। तो ऑयल इंडिया क्या है, पहले तो एक महारत्ना कंपनी है जो ऑयल ग्रीन एनर्जी करके एक चीज को बनाना चाहते हैं, जिसमें उसके नाम से ही दिख रहा है कि वो ग्रीन अल्टरनेटिव होगा। जो जो भी बिजनेस है जो ग्रीन रिलेटेड है, सोलर एनर्जी वगैरह, विंड एनर्जी वगैरह, या फिर जो भी जो ग्रीन रिलेटेड हो गए, उससे वो फोकस करेंगे। एक सेकंड वापस जाओ और पिछले क्लास का ये सोचो कि स्टील ग्रीन, मैंने आपको बताया था ग्रीन स्टील, तो उसका कितना मतलब था कि कितना, मतलब मैंने बताया था कि कितने नंबर अगर हो गए तो उससे, हाँ तो क्या नंबर था, देखो गलती आपकी दिख रही है, 2.2 बिलियन था वो। और मैंने वो 5 से 6 बार रिपीट भी किया था, और शायद उस टाइम पे ऐसा लगा भी होगा कि ये क्यों इतना बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये गलतियां बहुत बार होगी, मत छोड़ो। मैं बता रहा हूँ, अगले बार एसबीआई क्लर्क की कितनी वैकेंसी आएंगी ना मुझे पता है ना तुम्हें पता है। अगर कम आई तो रह जाओ, इस बार चांस है, कर लो अच्छे से। मैं और क्या ही बोलूँ इस चीज पे। तो वही है कि ऑयल ग्रीन एनर्जी करके है, उन्होंने मतलब वो ऑयल इंडिया लिमिटेड है उसका ही है, वो ग्रीन एनर्जी वगैरह पे फोकस करते हैं। उसमें ऐसा है कि वो कार्बन कैप्चर करना चाहते हैं, मतलब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज करके एक बनाना चाहते हैं कुछ तो मैकेनिज्म। उसमें वो क्या करते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं 25,000 करोड़ बाय 2040। इतना कुछ याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऑयल ग्रीन एनर्जी करके कुछ तो फॉर्म करना चाहते हैं, जिसमें उनके प्लान है कि वो 5 to 7% नॉन फॉसिल एनर्जी वगैरह पे खर्चा करेंगे वगैरह। इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा तो बताता हूँ। हाँ, ऑयल ने एक क्या किया था कि अभी अभी रिसेंटली न्यूज है, इंडिया फर्स्ट एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन करके, मतलब एक हाइड्रोजन एनर्जी जो होती है ना, उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक फर्स्ट एनायन एक्सचेंज करके मेम्ब्रेन मतलब ये बनाया था। ये प्लांट कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है ऑयल का, वो आसाम जोरहट में। ये एक मेन चीज़ है जो मुझे लगता है जिसका पोटेंशियल है थोड़ा पेपर में आने का, उसे याद रखो। और उसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट की कम है। तो और एक चीज़ है कि ऑयल ने पहले और एक चीज़ किया था कि उसने 9 मीटर हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलने वाली एक बस वगैरह फॉर्म करी थी, बस वगैरह निकाली थी, जो एक स्नेह करके स्टार्टअप है उसका, उसके अंडर उसने किया था। ये चीज़ एक याद रखना। तो बाकी तो और कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना याद नहीं रखा तक चलेगा। पर वो जो दो चीज़, एक फर्स्ट चीज़ है वो ऑयल ने आसाम के अंदर उसका एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, हाइड्रोजन रिलेटेड है कुछ तो वो, और वो फर्स्ट है इसलिए याद रखना। तो अभी कुछ नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने उनके नाम के ऊपर एक 100 रुपीज़ का कॉमेरेटिव कॉइन उनके बर्थडे के दिन लॉन्च किया गया वगैरह। और उनका बर्थडे कब आता है आपको पता है? मेरे को भी नहीं पता था। तो उनका 25 दिसंबर को आता है। हाँ, और शायद किसी को याद नहीं रह सकता, तो बहुत महान आदमी है। हाँ, क्रिसमस की वजह से याद रख लेना, क्रिसमस याद रह जाएगा, ठीक है। तो वही है कि वो कॉइन वगैरह लॉन्च किया वगैरह वगैरह। मेन चीज़ ये नहीं है कि थोड़ा सा एक हाईलाइट के रूप में याद रखना, पर मेन चीज़ ये है कि अभी वो 2014 से ही वो चीज़ चालू कर दी थी कि भाई, मतलब ऐसा सोचा था नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई गुड गवर्नेंस डे करके, उस मतलब उनका जो बर्थ डेट है उस दिन को गुड गवर्नेंस डे करके याद रखा जाएगा करके। तो ये एक नई चीज़ है, मुझे खत्म हो चुकी है। एक नई चीज़ देखते हैं कि केन बेतवा करके रिवर्स है जो ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर के,
मध्य प्रदेश वगैरह में ऐसा धुंधला याद रखो एकदम। टॉपिक तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। दो रिवर्स है जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, अभी लिंकेज डेवलप किया है उन दोनों रिवर्स को मतलब ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता होगा एक में पानी ज़्यादा रहता होगा तो एक दूसरे इधर तक पानी जाने के लिए वो मतलब एक कैनल टाइप बोलो या फिर एक लिंकेज बनाया है उन दोनों रिवर्स के बीच। अब इसका न्यूज़ क्या इम्पोर्टेंट है जो वो बताता हूँ पहले तो। इसको कितने दिए, 45,000 दिए। मेरे को 45,000 याद नहीं रहने वाले, मुझे पता है। मैं उसे 5 9 का ही करके याद रखूंगा, 9 5 का वगैरह वो करके तुम्हें याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उससे याद रखना। केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की है, गंगा की नहीं है। कंफ्यूजन के लिए गंगा को बोला जाएगा क्योंकि यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इतना याद मत रखो, जितना है उतना ही जाने दो, ज़्यादा नहीं होगा। तो यही है कि वो बुंदेलखंड एरिया है पर्टिकुलरली, वो जो रिवर जहाँ से बह रही है वो 100+ मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह भी इस्टेब्लिश किया। तो वहाँ पे ये जो लॉन्च कर रहे थे वो उस टाइम पे उन्होंने एक दौधन डैम करके भी वहाँ पे लॉन्च किया है। और पर्वती कैलाशनाथ चंबल रिवर लिंकेज भी उन्होंने स्टार्ट किया है जो राजस्थान और एमपी के बीच में है। एक नई रिवर है, मतलब दो रिवर्स है, उसको भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके लिए ये वाला रिवर लिफ्टिंग प्रोजेक्ट भी उन्होंने वहाँ पे लॉन्च किया केन और बेतवा के टाइम पे। मोदी जी को ज़्यादा टाइम नहीं है, वो दोनों काम एक टाइम पे कर सकते हैं, ये एक दूसरा प्रोजेक्ट है। तो वही है कि और एक चीज़ इम्पोर्टेंट कि भाई फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ओंकारेश्वर को, जो फर्स्ट सोलर पावर प्लांट है एमपी का। फर्स्ट या फिर एकदम कुछ यूनिक अगर रहता है तो वो न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मोरलेस हो गया ये न्यूज़ कंप्लीट। न्यूज़ न्यूज़ पे जाते हैं। नेशनल न्यूज़ खत्म हुई है, इंटरनेशनल न्यूज़ पे जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में ऐसा है कि मलेशिया नाम का एक कंट्री है, नाम सुना होगा। तो उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया है कि 30 दिन तक आप इंडिया में आ मतलब मलेशिया में आ सकते हो इंडिया के लोग। और 30 दिन तक आपको कोई वीज़ा नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, सिर्फ वापस जाने की टिकट दिखा देना और तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे है वो दिखा देना कि भाई 30 दिन सर्वाइव करने के बाद इधर ही तो नहीं रहने वाले हो तुम जेल के अंदर। तो वही इसकी वजह से ये चीज़ है, 30 दिन 30 दिन तक आप रह सकते हो वहाँ पे। तो वही वो लॉन्च किया गया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ अपने लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये न्यूज़ कुछ ना कुछ काम के लिए याद रखो, क्योंकि मलेशिया आसियान का प्रेसिडेंट बना है इस बार का। एक एक साल के लिए आसियान के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो इस बार का जो है 2025 का, वो मलेशिया को दिया गया है प्रेसिडेंट बनने का मौका। और उसके पहले लो पीडीआर करके एक था, तो वो था लाओस। लाओस नाम सुना होगा शायद, लाओस कंबोडिया वगैरह ऐसे। तो वो थोड़ा अपने अगर वो साउथ कोरिया वगैरह मूवीज देखे होंगे तो वहाँ पे लाओस वगैरह का बहुत चलता है, लाओस वगैरह। तो ये खत्म हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ खत्म हुई है। हम बैंकिंग वाली न्यूज़ पे जाएंगे, ठीक है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस वाला न्यूज़ है। तो ये है सुब्रमण्यम कुमार करके एक आदमी है। तो इनको क्या हो गया, एक मतलब ये पहले पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह जो थे, कौन सा बैंक, तो एक पंजाब नेशनल बैंक करके जो था उसके अंदर ये बहुत उच्च पद पे वगैरह थे। तो ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते थे, एमडी चेयरमैन वगैरह सब चीज़ें इन्होंने इनके हाथ के नीचे से गई है चीज़ें। पर अभी सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करने वाले आदमी को प्राइवेट सेक्टर बैंक ने हायर किया है। तो वो ऐसा कौन सा बैंक है, तो वो आरबीएल करके एक बैंक है। और ये सेकंड नंबर के आदमी है, आर सुब्रमण्यम कुमार, जो पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर से काम कर रहा है। तो इनके पहले भी कोई ना कोई होगा, तो प्रशांत कुमार है। दोनों के नाम के बाद कुमार कुमार है। तो उससे थोड़ा लिंकेज याद रख के एक दो बार रिवाइज करके ये चीज़ याद रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इसका। पंजाब नेशनल बैंक में से मैंने पहले ही बताया, क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम कुमार। तो अब सेकंड न्यूज़ देखते हैं। अब डीपीआईआईटी करके एक है, मतलब वो जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन रिलेटेड वगैरह इंडस्ट्री प्रमोशन रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है, जिसने एचडीएफसी बैंक के साथ मिलके
स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उनको सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए भाई, उनको क्या बोलते हैं बैंकिंग जो भी सर्विसेज है वो उनको अच्छे से अच्छी मिलनी चाहिए भाई। कैपिटल जल्दी, लोन जल्दी मिलेगा, या फिर उसका व्यवहार जल्दी हो जाएगा बैंक के साथ वगैरह, लोन जल्दी मिलेंगे, वो वाले सेंस में याद रखो। तो उस वजह से एच डी एफ सी बैंक, मतलब DPIIT ने एच डी एफ सी बैंक के साथ मिलकर एक काम किया है, मतलब दोनों का कोलैबोरेशन है जो स्टार्टअप के ऊपर ध्यान देगा। उसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या मुझे देखने तो नहीं, तो आगे बढ़ते बस वही है कि वो स्टार्टअप पे ध्यान देने वाले थे। ये दोनों का सिर्फ ये याद रखना है कि दो लोग हैं, एक HDFC है और DPIIT है, वो स्टार्टअप पे ध्यान देने वाले थे, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक नई न्यूज़ है, सेबी ने किया है, उसने एक न्यूज़ किया है सर्विस प्लेटफॉर्म करके। मतलब क्या है, बहुत लोग है ना शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं और भूल जाते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना, कि भाई कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सालों सालों तक, क्योंकि एक पॉइंट पे आप पैसे डाल के वहाँ पे भूल जाते हो। जिनके पास पैसे रहते हैं वो डालते हैं और वो भूल जाते हैं, ऐसे याद रखो। तो फिर उसी के लिए एक मतलब ट्रैकिंग करने के लिए जो इनएक्टिव अकाउंट है या फिर अनक्लेम म्यूचुअल फंड है, क्लेम ही नहीं हुआ भाई उतना उनके पास, मतलब वो उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह उन्होंने क्लेम किया या फिर जो पैसे आए हैं वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने एक सेबी ने मित्र करके प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो उसका मित्र का फुल फॉर्म आपको शायद पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। टी का फुल फॉर्म क्या है, सॉरी, मित्र, हाँ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, तो सॉरी सॉरी ट्रेसिंग करके है। तो कुछ ना कुछ पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, अगर इसका कुछ तो टी का मतलब क्या होता है वो वाले सेंस में, या फिर मित्र स्कीम किसने लॉन्च की है, किसने लॉन्च की है, उसका क्या मकसद है, एम क्या है, उस वे से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा मेरे हिसाब से, अगर क्वेश्चन का अगर कुछ मतलब इस न्यूज़ का अगर कुछ बनेगा तो वो इसे डेवलप कौन करेगा, ये प्लेटफॉर्म को डेवलप, मतलब ये सर्विस को डेवलप कौन करेगा, तो RTA जो है मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो एजेंट्स वगैरह वो इस चीज़ को डेवलप करेंगे, वो उस चीज़ पे ध्यान देंगे, ट्रैकिंग करेंगे वगैरह बहुत सब चीज़ें। और उसमें ये मत याद रखना, इसका मेरे हिसाब से याद भी नहीं रहने वाला, और कुछ भी लिया तो छोड़ देना मेरे हिसाब से, कि टू क्वालिफाइड RTA जो मैंने आपको रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट मोरलेस याद रखो। तो इसमें सिर्फ मेन मकसद ये है कि जो फॉरगॉटन म्यूचुअल फंड है लोगों के इन्वेस्टमेंट, उसे याद रखने के लिए भाई कि मैंने 10 साल पहले इसमें पैसे डाला था, मेरे पापा ने पैसे डाले थे और अभी मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ था, वो वाले सेंस में एक चीज़ है। मैंने चेयरमैन के बारे में आपको ट्रिक बताया था कैसे याद रहेगा, मेरे मेरे ख्याल से याद होगा, माधवी, हाँ, वो भी देख लीजिए आप। तो एक नई न्यूज़ है, हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। मैंने पिछले बार कितना बताया था कि पब्लिक सेक्टर लोन रिट ऑफ करके मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। हाँ, तो कितने लाख करोड़ था, पिछले बार मैंने आपको बताया था पब्लिक सेक्टर जो 12 बैंक है उन्होंने कितने लाख का 5 साल के अंदर लोन रिट ऑफ कर दिया है कि भाई अब ये पैसे वापस नहीं आने वाले करके। नहीं, 7, ऐसा कंफ्यूजन होगा वहाँ, तो वो 7 लाख करोड़ था। और एक अब ये न्यूज़ है कि 10 साल के अंदर हाफ ऑफ इट पब्लिक सेक्टर बैंक इन लास्ट 5 ईयर, मतलब जो भी जितना भी कमर्शियल मार्केट है बैंक्स का हमारे इधर, उन्होंने एट प्रेजेंट 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ का लोन जो है वो रिट ऑफ कर दिया। रिट ऑफ मतलब पिछले बार भी मैंने बताया था कि भाई उन्होंने उनकी जो बुक है बनी हुई, लोन किसने कितना लिया वगैरह, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे इतने पैसे डूब गए करके, तो फिर उन्होंने वो चीज़ ऐसा बाहर निकाल दी थी कि भाई हमारा नुकसान नहीं हुआ, उसके मन समाधान कर दी। ये मैं बहुत क्रूड वे में बता रहा हूँ, पर मैंने देखा है कि ऐसे ही दिमाग में जाता है, तो शायद चले जाएगा इस बार। तो वही है, 12.3 लाख करोड़ का एट प्रेजेंट है कि लोन रिट ऑफ हुआ है। 53% मतलब 6.5 लाख करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक का है वगैरह, वो इन लास्ट 5 ईयर्स वगैरह। और फिर वो पिछला वाला भी मैंने बताया था, वो डाटा जो 7 लाख करोड़ बना था, उसके अंदर और भी थोड़ी चीज़ें थी, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर वो 7 लाख करोड़ था। ये थोड़ा सा ऐसा सपोज कर लेना यहाँ पे, या फिर पिछले वाली नोट्स देख लेना, आपको समझ जाएगा कि यहाँ पे 6.5 लाख करोड़ थी और उस टाइम पे 7 लाख करोड़ थी। ठीक है, ये सिर्फ एग्जैक्ट 10 ईयर्स का भी शायद कुछ तो होगा इसका, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, थोड़ा देखते हैं। तो लोन रिट ऑफ बाय बैंकिंग सेक्टर वगैरह वगैरह 2.4 लाख। हाँ, जो ये बताना चाहता है कि 2019 के अंदर सबसे ज़्यादा लोन रिट ऑफ हुआ था और 2024 के अंदर सबसे कम हुआ है।
लोन written off during 5 years। एसबीआई का कितना है, उन्होंने ये चीज बताई कि 2 लाख करोड़ एसबीआई का है, वो 12 लाख करोड़ में से, और 94,000 पंजाब नेशनल बैंक का है। ये चीज याद रखना क्योंकि एसबीआई का पेपर है, शायद ये नहीं पूछेंगे वो कि फालतू उनकी गलतियां क्यों दिखाएंगे, पर ठीक है अगर याद रख लेना तो वही है, मोर और लेस याद रख लेना, इतना कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। एक नई न्यूज है, उसमें ऐसा है कि इंडिया ने, जो बाहर हमारे लोग जाते हैं उन्होंने वो रेमिटेंसेस देते हैं, मैंने पिछले बार रेमिटेंसेस का कंसेप्ट बताया था आपको, जो वो लोग वहाँ पे कमा रहे हैं और फिर उनके घर वाले तो यही पे है ना, तो वो उनको पैसे भेजेंगे, तो वो जो बाहर से अमाउंट हमारे इधर आ रही है उसे रेमिटेंसेस बोला जाता है। तो वो कितनी है एट प्रेजेंट, इंडिया ने वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कमाने वाला देश है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी उतनी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी है कि वो बाहर जाते हैं। ठीक है, तो वो एट प्रेजेंट कितना है, तो 129 बिलियन डॉलर है जो बाहर से हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, उसको फॉलो कौन, एक ये जो है ये 129 बिलियन जो बताया गया है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उससे से हमें पता चला है पहले तो। सेकंड नंबर पे मैक्सिको है, फिर चाइना है, पाकिस्तान, फिलीपींस, फिर पाकिस्तान है। तो मोरलेस याद रखना, और तो कुछ इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक ये चीज़ याद रखना कि हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का, मैंने पिछले बार भी बताया था, जो भी ऐसे वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। यूएसए सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है, वो भेज रहा है पैसे, उसका सब चीज़ है, वर्ल्ड पावर है, तो उसके अंडर ही रखेगा ऐसी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी। और उसका प्रेसिडेंट अजय बांगा करके है, मतलब इंडिया की ज़रूरत है ही उनको, एंटी है कुछ भी हो जाए। तो ये न्यूज़ खत्म हुई है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। थोड़ा हेडलाइन देख के सोचो कि ये न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और मुझे बताओ कि क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट, हाथ खड़े करना। थोड़ा समझा क्या हो सकता है इसका, क्या लग रहा है, मतलब क्या होगा। हाँ, वो हो सकता है। हाँ, किस चीज़ से ले रहा हूँ, ये और कुछ फुल फॉर्म नहीं है, बराबर है, नहीं लंबे समय तक। ठीक है चलो, देखते हैं क्या है। तो ये सेबी ने लॉन्च किया है पहले तो, जो भी सिक्योरिटीज रिलेटेड, मतलब शेयर मार्केट वगैरह होगा वो सेबी ही करेगा। तो एक परफॉर्मेंस वैलिडेशन एजेंसी, जैसे हमारे घर वाले अपना रिजल्ट आने के बाद परफॉर्मेंस वैलिडेट करते हैं कि हमारे कितने पैसे जल गए हैं करके। तो वही है कि अब सेबी भी चाहता है कि ऐसा कुछ हम भी करें, सेबी भी करे, तो फिर उसने एक एजेंसी बनाने का सोचा है कि पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, मतलब वो पास्ट रिस्क देखेंगी वगैरह, कुछ ना कुछ चीज़ों के वो रिस्क देखेंगी कि कितना है, और फिर उससे वेरीफाई करेगी क्या चीज़ें चल रही है, कैसी चल रही है वगैरह, किसी ना किसी का देखेगी, तो किसका नहीं देखेगी, किसका देखेगी वो देखते हैं। पहले तो ये पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ था, 2 मंथ्स के लिए पायलट बेसिस पे लॉन्च किया, देखते हैं इससे इससे क्या फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। और जो ये होगा, ये जो चीज लागू होंगी, पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, वो उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज सर्विसिंग है, मतलब रिकॉग्नाइज जो स्टॉक एक्सचेंज पे है लोग, उनके लिए हो। ठीक है, जो एक्सचेंज वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं उनका पास रिस्क देखेंगी कितना है, वेरीफाई करेगी, वो वाले सेंस में ये चीज़ चलने वाली। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्टॉक, रिकॉग्नाइज लोगों के लिए ही ये चीज़ होंगी, हम हमारे घर वालों को रिकॉग्नाइजेबल है, रोज आ रहा है ये बंदा करके खाना खाने, तो फिर इसलिए हमारा पास्ट परफॉर्मेंस जो वैलिडेट होता। तो वैसे ही जो रिकॉग्नाइज लोग हैं स्टॉक एक्सचेंज सर्विसिंग पे,
उनके लिए चीज मतलब होगी। और फिर ये वही करेंगे, वेरीफाई करेंगे रिस्क रिटर्न मेट्रिक फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। किसके लिए करेगी? तो एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट जो है उनके लिए। उससे क्या होगा फिर, और भी उनको एक डाटा प्रोवाइड होगा कि भाई कैसे मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वो वाले से। तो यही है, ये न्यूज़ यही पे खत्म होती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सेबी ने टाइटन किया है, मतलब जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह आते थे ना, तो वो क्या करते थे, अगर किसी लोगों के पैसे भी चुकाने हैं या फिर लोन दे देना है भाई लोगों का, तो उसके लिए भी आईपीओ लॉन्च कर देते थे। आईपीओ मतलब शेयर मार्केट से पैसे उठाने के बारे में सोचते थे। समझो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सर को पता है कि भाई ये बहुत पैसे देता है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे सर कि भाई शेयर मार्केट में जाके आईपीओ डालेंगे कि भाई शेयर बेचेंगे खुद के कंपनी के और फिर मुझे पैसे देंगे। उससे क्या होगा कि भाई वो पैसे फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में नहीं जा रहे, वो सिर्फ एक ऑपरेशनल जो चीज़ें हैं उसके लिए खर्चा हो रही है और उससे फायदा नहीं होता है एट एंड इकोनॉमी को। और उससे लॉसेस होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाला इशू हो जाता है। तो वही है कि सेबी ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर एक अंकुश लगा दिया है कि भाई तुम इस ऑपरेशनल चीज़ों के लिए आईपीओ लॉन्च नहीं करोगे तो क्या क्या मतलब रेगुलेशंस लगाए गए हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस न्यूज़। तो वो देखते हैं कि क्या है। अगर स्मॉल मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनी जो है अगर कैन गो फॉर आईपीओ ओनली, इसलिए ही जा सकते हैं, मतलब तभी जा सकते हैं जब उनका जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, मतलब उनका जो अर्निंग है जो वो कमा रहे हैं, या फिर उनका वो डिप्रिसिएशन जो कंपनीज वगैरह में मशीन वगैरह पे डिप्रिसिएशन लगेगा, तो मशीन की क्वालिटी खराब होगी तो उसकी वजह से उसके ऊपर खर्चा भी लगाना पड़ेगा ना। तो उसे काट कर और टैक्स को अभी बाजू में रखकर जो भी जिसका अर्निंग है एक अच्छा खासा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अगर वो एटलीस्ट 1 करोड़ है तभी वो आदमी आईपीओ लॉन्च कर सकता है। और वो सिर्फ एक साल मतलब प्रीवियस 2 to 3 प्रीवियस ईयर वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 करोड़ कमाना चाहिए धनराशि। ठीक है, तभी फिर वो आईपीओ लॉन्च कर सकता है शेयर मार्केट के अंदर। ये पहला है। सेकेंड है कि जो इन केस ऑफ एन ऑफर फॉर सेल इन एन आईपीओ, मैं ऑफर फॉर सेल बताऊंगा क्या होता है। ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं रहता है, मोर और लेस ये होता है कि अगर ऑफर फॉर सेल मतलब कि जो बड़े बड़े लोग हैं कंपनी के एमडी वगैरह, वो अगर शेयर मार्केट में बेचने निकल गए शेयर, तो वो बहुत बड़े क्वांटिटी में बेचेंगे। तो उस रिलेटेड पूछता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में, ऐसा समझो ऑफर फॉर सेल होने वाला है कि बहुत बड़ा शेयर मार्केट में एक आधी कंपनी का बहुत सारे शेयर्स आने वाले, द ओएफएससी साइज मतलब जो साइज है उसका शॉल नॉट एक्सीड 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ याद रखना। और जो शेयर होल्डर्स है वो 50% से ऊपर की होल्डिंग नहीं बेच सकते उनकी। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखना कि भाई किसी की कंपनी है और वो 50% से भी नीचे चले जा रहा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बाहर के इस पर डिपेंडेंट है, तो फिर वो चलेगा नहीं या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए वो वाले सेंस पे। तो ये चीज़ एक याद रखना, ये 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 50%, ये 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑफर फॉर सेल, और 1 करोड़ का इनकम होना चाहिए आईपीओ लॉन्च करने से पहले, 2-3 साल पहले तुम्हारा उतना 1 साल का 1 करोड़ होना चाहिए। तो वही है, और तो ज़्यादा कुछ ऑफर फॉर सेल मैंने आपको बताया कि इट्स द मेन शेयर होल्डर, जो मेन शेयर होल्डर्स है वो पब्लिक के अंदर अगर बेच रहे होंगे शेयर तो 20% से ज़्यादा का नहीं बेच सकते। ठीक है। एक नया नाम आया है रमा मोहन राव करके, तो ये अब रमा मोहन राव जो है वो स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। कब से? 18 दिसंबर से, मतलब फिर इनको हो गए होंगे 15। ओके। तो अभी अपॉइंटमेंट कमिटी जो है, ये जैसे ये मतलब गवर्नमेंट की बॉडी है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ना ये एसबीआई, तो उसे हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी नहीं करती है, याद रखना। मुझे ऐसा लगता है कुछ कंफ्यूजन करने के लिए शायद अगर इस क्वेश्चन को प्लेस किया जाए तो होगा। तो यही है कि एसबीआई का ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। चेयरमैन मैंने पिछले बार भी बताया था, इस चीज़ को कैसे याद रखो, तो छल्ला श्रीनिवास शेट्टी। छल्ला वो
शाहरुख खान का मूवी आया था, उसमें छल्ला नाम का गाना था। हाँ, वो वाले इससे ये चीज याद रखना। तो फिर वही है, अभी 4 MDs है SBI के। तो उसमें से एक MD रमा मोहन राव है, जो अभी अभी नियुक्त किए गए हैं, और उन्होंने क्लर्क का फॉर्म निकाला है, तो शायद कुछ क्वेश्चन बन जाएगा मेरे हिसाब से, अगर बचाना होगा तो। एक नया न्यूज देखते हैं फिर। टाटा का नाम सुना ही होगा, तो उसका रिन्यूएबल एनर्जी में भी बिजनेस वगैरह है। तो उसने कैनेरा बैंक के साथ एक संगठन फॉर्म करके प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले, जो हमने पहले लिया था। इसके लिए कितने पैसे खर्चा, कितना बजट दिया गया था, तो और सोचो। 48 है ना, ये 48 45 पे चला गया जो अभी हुआ है। हाँ, हाँ, वो 48 ही है। पर मैं वही बोल रहा हूँ, याद रखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पूछने के बाद भी आप दोनों भी थोड़ा कंफ्यूज थे, तो वही होने वाला है बात। तो वही है, याद रखो कि भाई इन दोनों का संगठन है, मतलब ये दोनों साथ में मिलके इस चीज़ के लिए फोकस करेंगे। और फिर ये क्या करेंगे, क्या देने वाले हैं इस चीज़ में, अगर ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो कैनरा बैंक और टाटा आदि जो भी है। तो उसमें ऐसा है कि लोन देंगे, टेन्योर उसका होगा 10 साल का। और कौन सा प्रोजेक्ट होगा, कैपेसिटी कितनी होंगी वो प्रोजेक्ट की, तो वो 3 किलोवाट की होंगी। उसने का प्रोजेक्ट को फॉर्म करने में वो मदद करेंगे, और उसमें ₹2 लाख का अगर लोन होगा, ₹2 लाख विथ 10% मार्जिन, हाँ, फिर वो 10% का मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट रहेगा उसमें, जो लोन ले रहा है उसके ऊपर। इंटरेस्ट रेट 7% का रहेगा, ये चीज़ याद रखना। 7 × 7 करके भी याद रख सकते हो, या फिर हम साथ साथ हैं, इससे याद रख लेना। और अगर 3 से 10 किलोवाट का अगर प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें 6 लाख का इन्वेस्टमेंट वो देंगे, और उसमें 20% मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम रहेगा, ये चीज़ देखी जाए। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, मैंने पहले ही बताया। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं ना अभी तक सबको, ध्यान में आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एस बैंक, नाम सुना ही होगा एस बैंक का, और 60 FLO ने लॉन्च किया है यस पावर, पावर अप टू एड वुमेन एंटरप्रेन्योर। ज़्यादातर जो स्कीम्स आती है और जो वुमेन रिलेटेड होती है, उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं लड़कियों के, तो उसमें कुछ ऐसा इश्यूज नहीं है, क्योंकि तुम भी अगर वो वाली सिचुएशन मतलब फेस करना चाहते हो, तो कभी घर पे खाना बना के देखो। जो लड़कियों के साथ वो वाली चीज़ें हो रही कि वो गाड़ियों का एकदम स्पीड बढ़ा दे रही, जो भी उनके ऊपर टेंशन वगैरह आ जाता है एकदम भीड़ देखने के बाद वगैरह, क्योंकि वो फेस नहीं किया गया है, वो उनके लिए एक नया जोन है। वैसे ही हमारे लिए एक नया जोन खाना बनाना है। मैंने एक बार, वो ये रहता था, मेरे को स्वीट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने दूध का वो गर्म करने के बाद वो बनाते नहीं है कि खीर वगैरह टाइप में, हाँ, बासुंदी। तो वो बोलते हैं ना, नीचे से काली कर दी थी मैंने, मेरे को लगा था वो होती खुद ब खुद, ऐसा दूर रहो। फिर उसमें से बात आने लग गई थी, फिर मैंने मम्मी को पूछा, तो बोले वो धन्य बोले अभी। तो फिर वही है, मतलब मैं मोर और लेस ये स्टोरी के पीछे मेरा एक ही कारण है कि ये न्यूज़ याद रखें। तो फिर इसमें ऐसा है कि यस बैंक और सिटी करके उसने ये चीज़ लॉन्च की है, उसमें ऐसा है कि वो यस पावर हब करके चीज़ लॉन्च की है। तो उसमें पावर हर हब ऐसा है, वो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, अभी मेरा ध्यान से पावर, क्योंकि पावर का स्पेलिंग एच नहीं होगा, पर उसको पावर देना है मतलब वुमेन को, इसलिए उसने पावर हर अप करके लॉन्च किया है। तो इसमें वो क्या करेंगे, तो वो जो MSME जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो वुमेन्स चला रही है, उनके लिए उन्होंने वो चीज़ लॉन्च की है। तो स्पेशलाइज लोन वगैरह मिलेंगे वगैरह। अब इसमें कौन सी स्पेशलाइज MSME लोन जो मिलेंगे वो वुमेन्स को मिलेंगे, मतलब एट दी एंड जो सर्विसेज है वो थोड़े और अच्छी हो जाएगी लड़कियों के लिए, जब वो लोन लेनी जाएगी, अगर वो MSME में पार्टिसिपेटेड है, तो मतलब उनका कोई खुद का MSME है वगैरह वो वाले से। जैसे हार्दिक पांड्या ने उसके मम्मी के नाम पे सब चीज़ें की थी, तो वैसे भी अगर कोई लड़का अगर कुछ खोल रहा है MSME वगैरह, तो लड़कियों के नाम पे करो, लोन थोड़ा सस्ता मिलेगा।
मम्मी के नाम पे करना थोड़ा सही रहेगा। और यही सब तो फिर एक नया न्यूज़ है, वो देखते हैं कि क्या है। तो ये जैसे आपने सुना ही होगा, इंस्टा पे सब लोग हैं कि पॉपकॉर्न के ऊपर 18% टैक्स लग गया है करके। तो वही ये यहाँ से हुआ था वो चीज़, यहाँ पे हुआ था वो लंका दहन पॉपकॉर्न का। तो फिर इसमें ऐसा है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बनी थी, उसमें निर्मला सीतारमन जी थे फॉर्म में। तो उन्होंने क्या किया कि अ, ये तो पॉपकॉर्न को सबको पता है कि 18% टैक्स लगेगा, जो कैरेमल वाले है वगैरह वो वाले से इसमें सबको पता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला। पर जो ये वाला है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल जो रहते, मतलब जो राइस जो रहते ना, फोर्टिफाइड मतलब कि उसके अंदर ऐसी चीजें डाल दी जिसकी उसकी जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर बढ़ चुकी है। तो ऐसी जो राइस है, जो साउथ में मोस्टली होता है ऐसा, तो उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। पहले कम मतलब ज़्यादा था, अभी रिड्यूस करके वो 5% पे ला दिया है। मेरे हिसाब से ये वाले क्वेश्चन की थोड़ी पूछने की ज़्यादा प्रोपोर्शन। और कंसेशन और कंसेशन लगा दिए 5% जीएसटी के, जो कि फूड इनपुट्स है, फूड प्रिपरेशन में अंडर फूड प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें आती है उसके अंदर 5% जीएसटी कम लगाएंगे। वो वाले सेंस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, वो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। ये आएगा अगर आएगा, क्योंकि उसमें फिर बहुत सारी और भी चीज़ें थी कि भाई बाहर से डिफेंस सेक्टर वाले अगर कुछ ले रहे होंगे तो उसके ऊपर कम टैक्स, मतलब ये लगेगा टैक्स वगैरह या फिर सब चीज़ें। पर वो 0.1% से कम हो रहा था वगैरह, वो वाले सेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ ये इतना याद रखना कि जो रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है जिसके अंदर सॉल्ट और स्पाइसेस है सिर्फ, उसके ऊपर 5% सप्लाई मतलब लगेगा, प्री पैकेज वाले, मतलब जिनको पैक नहीं किया गया है। पर जो ऐसे है जो पिक्चर देखते टाइम में आपको खाने की इच्छा होती है, उसके ऊपर 18% लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। तो अभी सेबी ने लॉन्च किया एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा इसमें। तो क्या स्पेशल होगा? म्यूचुअल फंड का सबने नाम सुना है, और मैंने 2-4 बार बताया भी है म्यूचुअल फंड, तो शायद पता होगा। एक तो म्यूचुअल फंड होता है जिसके ऊपर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपका फंड लेके खुद सोचते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे गणपति का अगर कुछ कार्यक्रम रहा तो जो काम करने वाले लोग हैं वो वर्गनी लेते तुम्हारे से, और वो सोचते कि कहाँ पे पैसे खर्चा करना चाहिए। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड है, वो सोचता कि तुम्हारे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। तो ये एक था म्यूचुअल फंड करके पहले, या फिर एक सेकंड था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करके एक चीज, जिसके आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपके पैसे हैं, जो भी शेयर्स आपने लिए हैं, वो आदमी मैनेज करता है, पोर्टफोलियो मैनेजर करके। अब ये दो चीजें थी, एक पोर्टफोलियो मैनेजर और दूसरा था म्यूचुअल फंड। तो एक तीसरी चीज आई होंगी जो इन दोनों का एक स्वर्ण मध्य होगी, तो उसका नाम है स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड करके। और उसमें जो है, उसका मिनिमम जो अमाउंट उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, वो 10 लाख है। और HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो ज़्यादा कमा रहे वही उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें मिनिमम ही 10 लाख का है। हमारे जैसा नहीं है 1000-2000 के शेयर लेंगे, वो वाला सेंस नहीं होगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो नई नई अभी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर 10 लाख का सीलिंग है मिनिमम वाला। और ये जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट फंड है, स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड है जो मैंने आपको अभी बताया, उसमें एसेट मैनेजर को अलोकेट अप टू 50%। हाँ, तो इसमें ऐसा होता है जैसे आप म्यूचुअल फंड है, तो वो अगर किसी की सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंपनी वगैरह, तो उसके ऊपर एक बंधन होता है कि भाई तू 10% ही शेयर ले सकता है उस कंपनी, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। पर अभी ये जो स्पेशलाइज वाला है, इसमें ऐसा है कि तुम 15% तक किसी एक कंपनी के अंदर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ 10% ही था, जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड स्कीम थे ना उसके अंदर 10% ही था, इसके अंदर 15% है। और एक फिक्स इनकम स्ट्रेटेजीज करके रहता है जहाँ पे फिक्स इनकम आने वाला है, जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है वगैरह वगैरह, वहाँ पे 20% इन्वेस्टमेंट चलती है। और अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होगे, अगर किसी कंपनी को ओनरशिप आप ले रहे हो, तो वहाँ पे आप 10% तक इन्वेस्ट कर सकते। समझा सबको? कोई डाउट वगैरह? हर बात की तरह कोई डाउट नहीं। तो वही है, वो वाली चीज़ है, याद रखना। और फिर ये अगर स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड जो है, वो एक REITs मतलब एक
रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, रियल इस्टेट आपको पता है एक हाइपर ग्रोइंग मार्केट रहता है हमेशा की तरह, तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर रहे होगे आप किसी मतलब रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अगर उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होगे तो 20% तक आप कर सकते हो। उधर 15% है, 5 3 का, इधर 5 4 का है, ऐसा याद रखो। तो ऐसा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि क्या है। HDFC बैंक का नाम सुना ही होगा। अभी इसके पहले भी आपको बताया मैंने एक न्यूज HDFC वाली, वो GPIIT के साथ में उसने परचेज किया था। क्या किया था HDFC ने? DPIIT के साथ में मिलके एक चीज कर रहा था वो। इसलिए नोट्स हाथ में रहना जरूरी है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ उतरेगा हाथ से, नहीं तो दिमाग में नहीं जाएगा, ऐसा मेरा बोल। मोबाइल में देख के नहीं होने वाला, मैं सच में बता रहा हूँ। तो वो DPIIT के साथ में HDFC ने कुछ तो किया था, अब सोचो क्या किया था बाद में। हाँ, तो अभी एक नेक्स्ट है, HDFC ने और एक नया मुकाम हासिल किया है। तो उसने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम गोल्ड गोल्ड फॉरवर्ड डील करके एक रहती गोल्ड वाली डील, तो उसने फर्स्ट टाइम ये चीज़ एग्जीक्यूट की है गिफ्ट सिटी के अंदर, जो मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर है। मोदी जी का गुजरात को गिफ्ट है, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो मतलब ऐसे बताने के लिए क्यों गुजरात में करती, क्योंकि उसका फुल फॉर्म भी गुजरात से चलती, मतलब गुजरात है। तो एक गोल्ड फॉरवर्ड डील है। पहले तो गोल्ड फॉरवर्ड डील मतलब ही अपने को पता होना कि क्या है, क्योंकि कल मैं मेरे दोस्त को मैंने लिखी हुई एक कविता बता रहा था कि भाई भरत ने खड़ाऊ मतलब लेके गया था भाई सर पे ऐसे उठा के वगैरह वाले थे। उसने पूरी पोयम खत्म होने दिया, फिर मेरे को बोला कि भाई वो खड़क मतलब क्या रहता है। यहाँ पे भी किसको खड़क मतलब पता नहीं होता, वो पादुका को खड़क बोलते हैं। हाँ, तो फिर खड़क बोलते हैं उसको, जो भारत ने ऐसे सर पे रख के गया था, मतलब सिंहासन पे रख दिए थे, और वो उसकी जो चीज़ें थी वो उसने कंटिन्यू करी थी, उसका राज्य वगैरह। तो वही है, कोई चीज़ बता रहा हूँ तो उसका खड़क का मीनिंग मैंने उसको गलती से नहीं बताया, जैसे आपको नहीं बताया था, तो नहीं पता था। तो वैसे ही पहले गोल्ड फॉरवर्ड डील क्या है वो हम जान लेते कि गोल्ड फॉरवर्ड डील क्या है। तो गोल्ड फॉरवर्ड डील में सिर्फ ऐसा होता है कि भाई एग्रीमेंट होता है वो बैंक और किसी दूसरे आदमी के बीच में। उसमें ऐसा होता है कि वो बाय और सेल कर सकते हैं। गोल्ड फॉरवर्ड डील में स्पेशलाइज क्वांटिटी, मतलब एक स्पेशलाइज क्वांटिटी बता दी जाती है कि इतनी क्वांटिटी भाई बाय और सेल होंगी बैंक के बीच में, और वो प्री डिटरमाइंड प्राइस। बाहर अगर गोल्ड का प्राइस कुछ भी चलने दो, पर अगर यहाँ पे आपने एग्रीमेंट कर दिया और वो स्पेसिफिक क्वांटिटी आप अगर दे रहे हो बैंक को, या फिर बैंक आपसे ले रही है, तो वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे ही आपसे लेंगी फ्यूचर डेट पे। तो इस वजह से क्या होता है, जो बिजनेसमैन है बड़े वाले जो गोल्ड में डील कर रहे हैं उनको फायदा हो जाता, क्योंकि उनका जो गोल्ड है उसकी वैल्यू उतनी रहती, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है HDFC बैंक के साथ में या फिर कोई भी बैंक के साथ। तो ये गोल्ड फॉरवर्ड डील करके एक रहती जिससे सेल या बाय होता है, दो एक बैंक होता है उसमें और एक दूसरा आदमी होता है उसके बीच में। ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे वो चीज चलती है। वही है कि भाई फिर वो गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी से वो बच जाएंगे इसको करके। तो अभी क्या हुआ है, पहले तो ये मैं बताऊंगा। एक समझ लो लगे तो एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का मार्केट होता है। बुलियन मतलब गोल्ड या सिल्वर को बोलते हैं, जैसे हमारे घर पे वो सोने के बिस्किट होते हैं ना, उसको बुलियन, ऐसा मोर और लेस तरीके से समझो कि वो गरीबों का बुलियन है ऐसा। तो बुलियन एक्सचेंज मतलब एक मार्केट होता है थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज एसोसिएटेड डेरिवेटिव। वो एक्सचेंज करते क्या, गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज मार्केट के अंदर होता है। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जैसे शेयर एक्सचेंज होते हैं ना, वैसे बुलियन एक्सचेंज होते हैं। बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज होते हैं ट्रेड मार्केट में, वो इंटरनेशनल लेवल पे। तो HDFC क्या है वो, अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई क्या है क्या नहीं है। एक वो इंटरनेशनल बुलियन मार्केट और उसके पहले वाला गोल्ड फॉरवर्ड डील आपको समझा। तो अभी वो HDFC से एसोसिएटेड है, तो हम देखेंगे क्या है। तो HDFC ने फर्स्ट डोमेस्टिक बैंक बनाया है वो इंडिया का, जिसने गोल्ड फॉरवर्ड डील करी है गुजरात के अंदर। और ये याद रखना कि गुजरात के अंदर ये चीज उसने की है, सबसे पहला बैंक है वो। और उसने किसके साथ मिलकर की है, उसका जो एक यूनिट है वहाँ पे गिफ्ट सिटी में, आई एफ HDFC बैंक का IFSC बैंक यूनिट जो है
गुजरात के अंदर, और एक हिंदुस्तान प्लेटिनियम प्राइवेट लिमिटेड है, उन दोनों ने मिलकर इस चीज को एग्जीक्यूट किया। और वो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का मार्केट मैंने आपको क्यों बताया, तो एचडीएफसी उसका पार्ट है बैंक, इसलिए मैंने आपको बताया, और इसलिए वो लेवल पे बुलियन मार्केट में इस चीज को एक्सचेंज कर सकता है, ये इसका रीजन। और एट प्रेजेंट जो एचडीएफसी का जो ट्रेजरी हेड है वो कौन है, अरूप रक्षित, ठीक है। मैंने इसको ऐसे याद रखा था, अनूप जलोटा का नाम सुना होगा, वो बिग बॉस में आया था, तो देख लेना उसका ऐसा 10 सेकंड का क्लिप होगा अनूप जलोटा का बिग बॉस के अंदर। तो वो बंदा बहुत ऐसा भजनावली गाता है, भजन वगैरह सब चीजें करता है, और बिग बॉस के अंदर उसका एक नया रूप दिखा था। जो भी है, मतलब ऐसा कमेंट नहीं करना इसका पर्सनल लाइफ में करेक्टली, पर मेरे को वो चीज, वो स्टोरी याद रख के मेरे को ये चीज याद रह रही थी, मैंने यहाँ पे अरूप है ना, तो मैंने अनूप जलोटा करके कर दिया याद रखने के लिए। नो हार्ड फीलिंग्स अटैच टू अनूप जलोटा। तो फिर एक नया न्यूज है, उस चीज को देखते हैं कि क्या है। एक ईडाई करके है, ईडाई का नाम पता होगा शायद, ईडाई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, मतलब वो उस चीज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इंश्योरेंस मार्केट में उसका कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होगा वो वाले सेंस में, ठीक है। तो अभी क्या है, वो एक बता रहे कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है इंडिया में, कितने लोग इंश्योरेंस ले रहे वो वाले सेंस में, कितना ज्यादा पेनिट्रेट किया है इंश्योरेंस सेक्टर ने इंडिया में। तो वो बता रहे कि भाई वो कम हुआ है, पहले 4% था, 3.7% है, तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी इंश्योरेंस सेक्टर के भी थोड़े बहुत एग्जाम आ रहे हैं। तो इसमें और चीज क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो पेनिट्रेशन कम हो गया है, 3.7% पे आ गया है। तो पहले तो श्रिंक आया क्यों, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कम हुआ है, ऐसा उनका बोलना है। और पेनिट्रेशन जो नॉन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस पता है ना, जो मरने के बाद, मरने के बाद, वो मरने के साथ नहीं, जीने के साथ में मरने के बाद भी वो वाला सेंस में, तो वो लाइफ इंश्योरेंस है जो आपके मरने के बाद आपके घर वालों को पैसे वगैरह देगा। नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब कि जो हेल्थ रिलेटेड, आपको पता होगा शायद से रोनाल्डो ने अपने पैरों का इंश्योरेंस किया है, क्योंकि उसके पैरों को कुछ हो सकता है, और वो बिलियन मतलब बिलियंस में उसने उस चीज के लिए इंश्योर करके रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसके अगर पैर चले गए तो आखिरी में उसका फुटबॉल का करियर खत्म हो गया, वो वाले से। तो वही है कि फिर जो नॉन नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो तो एट प्रेजेंट 1% के ही परसेंट मतलब पेनिट्रेशन पे है इंडिया पे। अब पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन तो बोल रहे, पर पेनिट्रेशन मतलब क्या इंश्योरेंस का, वो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब कितने लोग प्रीमियम भर रहे हैं, कितने अमाउंट का प्रीमियम है, डिवाइडेड बाय जीडीपी है अपने इंडिया का, उस पे से वो कैलकुलेट करते हैं कि इंश्योरेंस का कितना पेनिट्रेशन है। अब सेकेंड टर्म है इंश्योरेंस डेंसिटी, वो एट प्रेजेंट $95 पे है अपनी, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस उसमें नॉन लाइफ का $25 का परसेंटेज है, और लाइफ का 70। डेंसिटी अलग, पेनिट्रेशन अलग। पेनिट्रेशन मतलब जो प्रीमियम आप भर रहे, जो आप पैसे दे रहे इंश्योरेंस वालों को, उसको डिवाइडेड बाय जीडीपी अगर अमाउंट से हम डिवाइड करें तो वो पेनिट्रेशन निकलेगा। और डेंसिटी मतलब कि अगर प्रीमियम भरने वालों का डिवाइड में पॉपुलेशन अगर रखा हमने, तो फिर पता चलेगा कि कितनी डेंसिटी। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आने वाली, कि इतना याद रखो कि भाई इंश्योरेंस लाइफ मतलब ये जो है पेनिट्रेशन वो कम हुआ है, 3.7% पे आया है, और ये जो है डेंसिटी वो $95 पे है एट प्रेजेंट, ये चीज करके याद रखना। और हाँ हाँ हाँ, बराबर है बराबर है, जो भी लाइफ से छोड़ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जो भी, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आते हैं। गाड़ियों के लिए भी इंश्योरेंस होता है, वो भी इसी में आता है, अपने गाड़ियों का वगैरह सब इसी में आता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और फिर मैंने आपको ये हैदराबाद में तेलंगाना में चेयरमैन उसका देवेशीष पांडा है, पांडा वाली स्टोरी से मैंने ये चीज़ याद कराई थी आपको। आज इसका पहला लेक्चर है, ये मैम का तो कैसा है। तो वो पांडा का स्टोरी ऐसा था, क्योंकि चेयरमैन पूछते हैं ना डायरेक्ट आपको कि भाई चेयरमैन क्या है वो वाले सेंस में, अ, इसका ईडाई का, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि देवेशीष पांडा, शायद से आपने वो पांडा वाला मूवी देखा होगा, कुंफू पांडा, है ना। तो पांडा वाला, तो उसमें ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करता है ना वो वाले इसमें।
तो फिर अगर वो तोड़ फोड़ कर रहा है तो उसका इंश्योरेंस भी उसको रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके बहुत ज्यादा वैल्यू लॉस हो जाएगा। इसलिए फिर वो देबशीष पांडा को उस चीज का रोल दिया। और वो हैदराबाद में है, क्योंकि मैंने ऐसे याद रखा था कि वो चार मीनार है ना, तो मैंने ऐसे याद रखा था कि देवशीष पांडा चार मीनार के पास में रहता है, इसलिए वो हेडक्वार्टर मुझे याद रहेगा कि वो हैदराबाद तेलंगाना में। तो मेरा ये स्टोरी है इस चीज़ को याद रखने का, शायद याद रहेगा मेरे हिसाब से। एक नया न्यूज़ है, पंजाब नेशनल बैंक है, वो बिकम मतलब वो बना है पीसीएएफ सिग्नेटरी। अब पीसीएएफ क्या होता है पहले तो वो इम्पोर्टेंट होगा। स्ट्रेंथनिंग इट्स कमिटमेंट टू क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने पिछले बार भी एक पंजाब वाला न्यूज़ बताया था कि पंजाब नेशनल बैंक का, कि उसने कुछ तो किया था जो क्लाइमेट फ्रेंडली था, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या था तो। हाँ शायद से लेटर कार्ड वगैरह कुछ तो था, मेरे को भी याद है। पर उन्होंने अभी, और उनका क्लाइमेट में भाई मेरा योगदान है और मैं क्लाइमेट के लिए कुछ कर रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दी, और सिंगल यूज प्लास्टिक मैं आपको डजन भर अभी ला के भी दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो इसका तो पहले परफॉर्मेंस मतलब ये फुल फॉर्म याद रखो, एकदम वो बेगर ना बुरा मान गए क्या एकदम वो। तो पीसीएएफ करके पार्टनरशिप है। तो पहले तो फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल करके है पीसीएएफ का पार्टनर, पीसीएएफ का फुल फॉर्म। तो मतलब कार्बन की अकाउंटिंग होगी कि जो भी लोग फाइनेंशियल मार्केट में, जो भी बैंक वगैरह है, वो कैलकुलेट करेंगे कि भाई जो भी वो काम कर रहे हैं उससे कितना ज्यादा कार्बन, मतलब कार्बन कितना ज्यादा हो रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पैदा हो रहा है वो वाले से। तो अकाउंट करेंगे उस चीज को। मतलब जैसे हमारा बजट आता है तो हम कैलकुलेट करते कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो वैसे वो कार्बन कैलकुलेट करेंगे कितना मतलब हो रहा है भाई लॉस हो गया, मतलब क्रिएट हो रहा है वो वाले से। तो पंजाब नेशनल बैंक है जिसने ये चीज़ की है, नो डाउट वो पहला ही आदमी होगा जिसने ये चीज़ की है। तो ऐसे ही है, बाकी तो इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं। 2015 में आया था ये पीसीएएफ का जो मतलब ये है ना चीज़ जो प्रोसेस में है, वो आया था ये वाले से। और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। एक एक्सिस बैंक करके, उसका भी नाम शायद सुना ही होगा। तो उन्होंने एक नया सेविंग अकाउंट बनाया है वुमेन्स के लिए। सब चीज़ें वुमेन्स के लिए हो रही है अभी थोड़ी बहुत। तो इसमें ऐसा है कि उनको एक पर्टिकुलर पैक प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि भाई जो भी सर्विसेज है, बैंकिंग की जो भी सर्विस है वो थोड़ा और अच्छी तरह से उनको मतलब मिलेगी। तो कैसे, तो एक एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया अराइज वुमेन सेविंग अकाउंट। तो पहले तो यही कि भाई अराइज वुमेन सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया, तो ए ए कॉमन है उस हिसाब से शायद याद रख लेना, और तो कुछ नहीं लग रहा मेरा जवाब। तो वही है कि वो अराइज वुमेन के लिए ही अराइज वगैरह ऐसे वर्ड्स करे जाते हैं उनको एम्पावर करने के लिए, तो वो वाले सेंस में भी याद रख सकते हो। तो फिर वही है कि उनको एक फाइनेंशियल वुमेन फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही उनको अलाउ होगा कि भाई कोई वुमेन उनको अलॉट होंगी कि भाई तुम यहाँ इन्वेस्ट करो, वो वाले सेंस में याद रखना। और ये अरुंधति भट्टाचार्य करके एक मैम है, उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूशन में लाया है। एट प्रेजेंट सिर्फ 20% है बोलते हैं इंडिया, मतलब जो भी बैंक में पैसे हैं अपने इंडिया लेवल पे, उसमें से सिर्फ 20% ही इंडिया मतलब ये वुमेन्स के, वो याद रखना। और नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला चलेगा, जिसमें रटने वाला चीज नहीं होगा। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, अगर उसमें कुछ जुगाड़ बैठा कि कैसे याद रखना है हम उस चीज़ को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा 2-3 न्यूज़ खत्म हुए, नेशनल, इंटरनेशनल और थर्ड बैंकिंग वाला। ठीक है, ये पॉजेस के बीच में भी ना आपके पास अगर नोट्स हो ना तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बताने के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक शायद से एसबीआई का पेपर था या आईसीसीएस का पेपर था, 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो ये एकदम शकुनी वाला है कि भाई अगर बासा पलटा और अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन दिख गए 3-4, तो आपका फायदा हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या है। पहले तो एक आलोक अग्रवाल करके, मैं
मैं जो भी आपको ऐसा जुगाड़ बताता हूँ ना, तो ये डिसरिस्पेक्टिंग एटीट्यूड से नहीं है, दिमाग में मेरे वैसे जाने। तो इनके केस में मैंने ऐसा लगाया था कि अग्रवाल स्वीट्स करके दुकानें रहती हैं, तो मैं ऐसा इसके एरो करके अग्रवाल स्वीट्स लिख दिया था। तो फिर एक आलोक अग्रवाल करके, वो एमडी और सीईओ है एट प्रेजेंट इन ग्रुप फील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के। तो अभी उनको जो इंडियन आरी मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्ट रियल एस्टेट, हाँ, अब उनके ये एमडी और सीईओ है ग्रुप फील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट के। पर अभी उनको मतलब जो ये है इंडियन आरी मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसका भी एमडी और सीईओ नहीं, शायद से इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया था। नहीं, आलोक, हाँ, चेयरमैन बनाया गया है आलोक अग्रवाल जी को, ये याद रखना कि अभी वो इनके तो एमडी और सीईओ है, पर अब वो इंडियन आर आई टी एस जो है उसके भी चेयरमैन। ठीक है। और पहले तो ये आर है क्या, पर ये इट्स अ नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दैट सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके। अब उसके फाउंडिंग मेंबर इतना याद मत रखना, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा। तो सिर्फ ये याद रखना कि आलोक अग्रवाल भी बन चुके हैं करके। और ये 2023 में ही ये जो बॉडी है वो एक्सिस्टेंस में आई थी, और चेयरमैन आलोक अग्रवाल को 2024 में बनाया गया दिसंबर में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जिसमें जो फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मदन लोकुर करके, उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन। कहाँ का, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल है, वहाँ का उन्हें बनाया गया है। हमारे इधर वैसे भी जो हमारे लोग हैं, तो उनको पता है कि न्यायधारी मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का झगड़ा हुआ था, दो कंट्री है जिसमें से एक को ऐसा थोड़ा सा किम जोंग उन का नाम सुना होगा, छोटा भीम। तो तो वो घड़ी क्या करता, थोड़ा सा ऐसा भड़काऊ कार्यक्रम करता उसका, तो उनके बीच में एक 55 लेटरल लाइन बनाई गई है। तो उस टाइम पे भी इन दोनों का झगड़ा सुलझाने के बीच में, और भाई जो भी उनके कैदी वगैरह थे एक दूसरे के दूसरे बॉर्डर्स के इधर आए हुए, उनको वापस भेजने का काम या फिर जस्टिस स्टेब्लिश करने का काम वगैरह इंडिया को ही दिया गया था जब उनकी वॉर हुई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। जैसे आपके और आपके दोस्त के बीच में झगड़े हुए, तो कोई एक थर्ड पर्सन आता है, ये आदमी अच्छा है, ये हमारा सुलह कराएगा, कोई ना कोई बाबा सिद्दीकी बनता है। बाबा सिद्दीकी पता है ना, वो सलमान खान और शाहरुख खान का दोस्ती कराई थी उसमें। तो वैसे ही है, ये इंडिया एक बाबा सिद्दीकी का रोल निभाता है हर जगह, जस्टिस वगैरह के इसमें वगैरह ऐसा कुछ। तो वही है, मदन लोकुर करके उसको चेयरमैन मतलब ये बना दिया है चेयरपर्सन यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का। तो उस वजह से इस चीज़ को याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अदर 4 मेंबर थे उनको हमारे से कोई लेन देन नहीं, अगर उससे क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वैसे भी जो है वही याद नहीं रहेगा। तो और पहले तो उसे पीजी का सुप्रीम कोर्ट का मेंबर भी बनाया गया था मदन लोकुर जी को। ये भी एक याद रखना कि पहली बार इंडिया का कोई जज को दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट में पार्टिसिपेट करने का, मेंबर बनने का मौका मिला था। और ये यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो ग्यूटरस है। तो फिर मैंने थोड़ा सा एकदम यूट्यूब पे बोलते हुए अच्छा मैंने इसको गटर करके याद रखा था, तो मेरे को याद नहीं रह रहा था। या फिर गट करके भी याद रख सकते हो, बॉड मतलब जो आपका पेट होता है उसे गट बोला जाता है, तो उस वजह से गट फीलिंग वगैरह वो वाले सेंस में याद रखना। तो फिर एक नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जज ही है वो भी, उनका भी संजय कौल करके, उनको बहरीन का इंटरनेशनल कमीशन कोर्ट का मेंबर बनाया गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया को बहुत जगह बाहर मान्यता है, उनके जस्टिस को बहुत ज़्यादा जगहों पे ऐसा न्याय मतलब क्या बोलते हैं उसे, जज वगैरह का रोल निभाने के लिए बुलाया जाता है। जैसे मदन लोकर जी को बुलाया गया था, वैसे ही ये संजय किशन कौल का है, उनको भी बनाया गया है। संजय मेरे दोस्त के पापा का नाम है, तो उसमें मेरे को संजय याद रहेगा। कभी कभार हम उसको वही नाम से आवाज़ देते हैं, तो फिर थोड़ा सा याद रहने में आसानी है। तो फिर उस वजह से वो याद रहेगा। तो संजय नाम है उनका, और उसको कहाँ कहाँ का बनाया गया है, बहरीन का बनाया है। ये एक चीज़ याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
अब नेक्स्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज है वी रामा सुब्रमण्यम, उनको एनएचआरसी करके एक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन करके, उसका चेयरमैन बनाया है, जिसकी सीट मई 2024 से खाली पड़ी थी। तो अभी इसका जो रोल है वो रामा सुब्रमण्यम करके निभाएगी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। तो इसलिए ये चीज याद रखना। और वो सक्सीड किसको कर रहे हैं, विजय नाम के एक है, विजय भारती सैनी करके, उन्हें सक्सीड करके वो चेयर ले रहे हैं। ठीक है। तो फिर यही एनएचआरसी का ऐसा है कि भाई 70 साल की उम्र तक वहाँ पे आप रह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी वहाँ पे रह सकते हैं, मतलब एज ए जज बोल के। और उनका 3 साल का टर्म होता है लगने के बाद। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो 1993 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और फर्स्ट एनएचआरसी का चेयरपर्सन रंगनाथ मिश्रा था। यहाँ पे मिश्रा हट गया है, तो मेरे को तो मिश्रा याद रहेगा, शायद तुम्हें भी याद रहे। तो फिर यहाँ पे मिश्रा ही है पर, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा है एनएचआरसी के चेयरपर्सन थे सबसे पहले वाले, जब वो बॉडी एग्जिस्टेंस में। तो फिर एक ये है, इसका कुछ है नहीं ऐसा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ इतना याद रखना कि एक टोंगा नाम का कंट्री है जिसका न्यू प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्या की मैंने वो ऐसा की है, पर मैंने ऐसा क्या करके याद रखा है, जो वैसे याद रहेगा मेरे हिसाब से। और अपने तिगड़म लगाओ कुछ तुम्हारे हिसाब से जो लग रहे थे। एक नया न्यूज़ है और अरुणीश चावला करके है, उनको न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। अब तुम बोल रहे होंगे कि सर ऐसे सेक्रेटरी याद रखते बैठे तो फिर हमारी जिंदगी थोड़ी खराब हो सकती है। तो जो संजय मल्होत्रा है ना, जिनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, तो उन वो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उनका पोस्ट इन्होंने मैनेज किया है, इसलिए अरुणीश चावला थोड़े इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि मे भी उनको पता है संजय मल्होत्रा आपने कहाँ ना कहाँ सुना होगा, पर अरुणीश चावला आपको नोट्स में पता लग जाएगा कि वो सक्सीड किए संजय मल्होत्रा जी। तो वही है, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो एक, हाँ, एक बॉडी है, मतलब ICRI सेट करके, मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। तो उनकी जो डीजी थी, ये है वो मैम जो डीजी थी वहाँ पे, जैकलिन ह्यूज करके, ह्यूज। तो आउटगोइंग डायरेक्टर जनरल है, मतलब अब वो वहाँ से निकल चुके हैं। कहाँ से, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड एरिया करके एक बॉडी है, वहाँ से वो निकल चुके हैं, उनका टर्म पूरा हो गया होगा वगैरह वगैरह। तो अब वो वहाँ से निकल के एक वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम है, उसके वो सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं। थोड़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसलिए वो चीज़ याद रखना ज़रूरी। और मेरे हिसाब से जैकलिन की वजह से ये चीज़ याद रह सकती है, तो उस वजह से भी मैंने ये न्यूज़ ले ली। और इसका ऑफिस कहाँ पे देखो, ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का नेदरलैंड में, चेयरपर्सन रूडी, इतना कुछ याद मत रखो, याद नहीं रहता। रूडी नाम का एक आदमी है जो रूड रहता है हमेशा, इसलिए उसे चेयरमैन बनाया गया। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अभी कितना कंप्लीट हुआ, चलो आज न्यूज कंप्लीट हो जाएगी फाइनली, थोड़ा सा दिमाग सामने है अपना। तो अभी तक मोस्टली चीज़ें कवर हो चुकी है, रिवाइज करो। मैं और ज़्यादा इम्प्रेसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी में मैंने जब आज छोड़ूंगा तुम्हारा पढ़ाने के बाद, नोट या फिर रिविजन ही काम में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन एंड प्राइजेस, ये वाला पॉइंट है। 5-6 पेजेस बचे हैं, आज का नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछले बार आधा भी नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ था, तो कितने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाए, क्या ही बोल सकते। एक इंडियन एजुकेशनिस्ट है अरुण कपूर करके, कॉन्फर्ट उनको कॉन्फर हुआ, मतलब उन्हें मिला भूटान का एक प्राइज, रॉयल ऑनर है, वहां से उनको मिला है। तो क्यों मिला है वो देखते हैं। एक मतलब यहाँ से पता चलता है कि जो क्या बोलते हैं टीचिंग लाइन में है या फिर जो टीचर्स है उनको इज्जत करके। तो 117वां भूटान नेशनल डे सेलिब्रेट हुआ रिसेंटली, तो उसमें एक अरुण कपूर करके थे, जो इंडियन एजुकेशनिस्ट है, जो बहुत जगह पे स्कूल वगैरह इस्टेब्लिशमेंट वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो अरुण कपूर जी को बुरा मार्क करके एक रेड स्कार्फ मिला है, और एक पतंग मिली है। पतंग मतलब स्वॉर्ड रहता है, पतंग मतलब पतंग नहीं रहता है, तो वो याद रखना।
अब वो डैशो करके एक उनको टाइटल भी मिला भूटान की तरफ से ही। तो वो चीज़ याद रखना, और एक ये याद रखना कि एक गेलीफू माइंडफुलनेस सिटी है जो भूटान इस्टेब्लिश करने वाला मतलब है वहाँ पे। पहले तो प्रोजेक्ट है उनका जो वो इस्टेब्लिश करने वाले हैं कि फर्स्ट कार्बन जीरो, कार्बन निकल ही नहीं रहा भाई वहां से, कार्बन जीरो स्मार्ट सिटी बनने वाली है वो सबसे पहले, तो इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है गिली की। तो इसलिए ये चीज़ याद रखो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक हिंदी पोएट है जिसका नाम गगन गिल है। जस्टी गिल का नाम सुना होगा शायद। हाँ, तो फिर शायद वो क्या नाम है लड़की गिल, हाँ शहनाज गिल का नाम सुना होगा। अभी करंट पूरे इधर लगा है। तो वो गिल से वो गिल याद रखना कि एक गगन गिल करके है जो हिंदी पोएट है, उन्हें अवार्ड मिला है साहित्य एकेडमी अवार्ड का। और एक इंग्लिश राइटर है इस्टराइन ईरी करके, ईर करना समथिंग ऐसे सेंस में याद रखना। तो उन्हें भी साहित्य एकेडमी का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो फिर वो वाली चीज से याद रहेगा। हिंदी पोएट है गगन गिल, उन्हें उनकी एक पोएट्री है मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। तो उसके ऊपर उनको मतलब साहित्य रत्न का अवार्ड मिला है। और एक वो इंग्लिश राइटर है उनको स्पिरिट नाइट करके एक है, उसके ऊपर साहित्य रत्न का मतलब साहित्य रत्न नहीं एकेडमिक अवार्ड मिला है। 21 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। और एक फिर और है कि एक सोहन पॉल करके है, उनको साइकेट्रिक वार्ड करके एक अवार्ड है वो मिला है। कश्मीरी नोवेल है वो। और एक पॉल फोर है, थोड़ा बहुत याद रखना वो दो तीन चीज़ें, वैसे भी ज़्यादा चीज़ें मैं बता दूँ आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ें बस इतनी है। अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट, नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग वाले न्यूज़ थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपके हाथ के मार्क नहीं है, वो जाने ही वाले। पर जितना पढ़ा रहा हूँ क्लास में उतना याद रखना, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बोझा हो नहीं सकता हूँ फैक्ट का, तो मैं भी कम ही करता हूँ वैसे तो। अब वही 1 लाख रुपए मिलेंगे वो वाले सेंस में है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। एक इंडियन बिजनेसमैन है डॉक्टर रवि पिल्लाई करके, उनका बहुत बड़ा कारोबार है बहरीन के अंदर। उनको टॉप मोस्ट अवार्ड मिला है वहाँ पे बहरीन के अंदर। मैंने इससे पहले आपको एक बहरीन का जो अपने सुप्रीम कोर्ट में से कोई तो वहाँ चले गए थे रिटायर्ड वाले, उसका नाम भी बताया है, शायद से मदन लोकुर है। तो वही है कि थोड़ा यार, हाँ यूनाइटेड नेशन है। सॉरी फिर मेरे को भी याद नहीं आ रहा। वही तो थे, पर इससे पहले मैंने आपको बताया कि वो बहरीन के सुप्रीम कोर्ट में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है करके, थोड़ी देर पहले बताया, तो वो चीज़ याद रखो। ये नाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा याद रखना चालू करो। तो वही है कि उनको मेडल ऑफ एफिशिएंसी है बहरीन का वो मिला है। नेशनल ऑनर है, वो किंग है वहाँ पे के हम हमाद बिन ईसा, उनके तरफ से मिला है। ईसा नाम आपने सुना होगा मेरे हिसाब से। सेक्रेट गेम किसने देखा है आपने? तो तुम तुम्हारी जिंदगी कैसे जी रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो तुम फन के लिए, मतलब मेरे को वो बताओ। मतलब सेक्रेट गेम तो देखा होगा ना। जाने दो छोड़ो। तुमसे तुम कसौटी जिंदगी के जीते हो क्या यार? क्या मतलब चल रहा, पिछले बार लेटेंट पूछा था, लेटेंट भी नहीं देख रहे तुम। डोरेमोन। तो एक देखो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं। रवि पिल्लाई का नाम बताया मैंने आपको। तो वो ऐसे वो रवि पिल्लाई जी ऐसे है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंडियन जो लोग हैं उनको बाहर जॉब की है। पर बहरीन के उन्होंने सबसे ज्यादा इफिशिएंट काम किया होगा, इसलिए उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था बहरीन का, रवि पिल्लाई जी। अब एक नरेंद्र मोदी जी का नाम तो सुना ही होगा। मेरे घर पे मतलब मेरे कॉलोनी में एक छोटी छोटी लड़की है उसको 1-2 साल के, उनको मोबाइल नहीं बोलते आता तो मोदी बोलते। मतलब मार्केटिंग हो तो मोदी जी की, मतलब बच्चे भी मोबाइल नहीं बोल पा रहे पर मोदी बोलते। तो नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के अंदर भी हाईएस्ट ऑनर मिला है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर करके, समथिंग ऐसी है प्रोनाउंस, मेरे को पता नहीं कैसे करते हैं उसे। तो वही है, उन्हें मिला है मोदी जी को। और मोदी जी का फोटो आपको लग रहा होगा क्यों नहीं लगाया, तो मन मंदिर में सबके मोदी जी बसे हैं। अब बताने की जरूरत नहीं उनका फोटो लगा कि मोदी जी कौन है करके। तो अब IREDA करके एक है बॉडी अथॉरिटी,
उसको ट्रिपल ऑनर मिला, कहाँ पे, तो एक पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, वो वाले सेंस में याद रखना। इंडियन कॉमर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स रखती है, उसमें जो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी करके उसको 3 अवार्ड्स मिले, वो वाले चीज में याद रखना, बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब जयशंकर जी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो भाई जयशंकर जी है, उनको श्री चंद्रशेखर कर शेखरेंद्र, हाँ, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड मिला है लीडरशिप के लिए वर्ल्ड लेवल पे, जो वो जो काम कर रहे हैं वो वर्ल्ड लेवल पे उस हिसाब से फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये अवार्ड मिला है, किसे मिला है, तो जयशंकर जी को मिला है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि लीडर जब हम बोलते हैं तब मोदी जी का नाम भी दिमाग में आता, और ऑप्शन के अंदर मोदी जी का नाम होगा तो तुम मोदी जी माफ करके आ सकते हो, पर याद रखना कि वो सच में किन लीडर की बात कर रहे हैं। तो जयशंकर जी का है, जयशंकर जी को याद रखना। तो एक स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट क्या करता है, जो भी पर्सनल पॉलिटिकल और जो भी मतलब पर्सनल पॉलिटिकल और जो भी इसकी मतलब एक सोच बनी हुई है पूरे आयाम को लेके सोसाइटी के रूप में, तो उसके ऊपर ये आर्ट बनाता है, मतलब ये है। तो उसे जसलीन कौर करके है, उसे ब्रिटेन का प्रेस्टिजियस टर्नर प्राइज करके एक है जो मिला गया है। तो वो बहुत ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट है, मेरे को आर्टिस्ट के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि मेरे को नहीं आता ड्राइंग निकालते। मैंने एक बार मछली निकाला था, मेरी मम्मी देखने आई थी, मार्क्स छोड़ दिया मेरी मम्मी ने, ये हेलीकॉप्टर क्यों बनाया है वो। तो फिर वही है कि ये है। अब स्कीम्स वगैरह देखते हैं, स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पार्ट छोड़ दिया था मैंने कि स्कीम भी एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है। 2-3 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा बोर नहीं हो रहा है, ठीक है, आज ही न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है। एक गुजरात का नाम सुना होगा। तो ये न्यूज़ वैसे भी ज़्यादा अपने को इतना जितना न्यूज़ है उतना पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रधानमंत्री वो क्या बोलते हैं सौर्य ऊर्जा वगैरह बिजली वगैरह का बताया था, रूफ टॉप वगैरह स्टार्टिंग में हुआ है। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि गुजरात सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन है ना वो सबसे ज़्यादा गुजरात में हुए हैं, उसके बाद में महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है, इसलिए ये गुजरात का नाम याद रखो। और ये स्कीम वगैरह के बारे में आपको बताया था मैंने, 75,000 अलॉट किए, मतलब 3/4 यहाँ पे लिखा था वहाँ पे, वो सेंस में याद रखना। और तो कुछ है नहीं इससे इम्पोर्टेंट। तो अब एक नई स्कीम है जो ममता जी ने लॉन्च की है। तो वो है ऐसी स्कीम है कि जो रूरल पुअर जो है बंगाल के अंदर उन्हें घर बनाने के लिए पैसे मिले। तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका नाम पहले अगर आपको दिमाग में आ जाए, मतलब पेपर में आ जाए, बांग्लार बरी स्कीम करके लॉन्च हुई, और भाई उसका एम क्या है वगैरह कुछ भी नहीं पता है आपको, और ऐसे नाम पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसके नाम से कि ये किसने लॉन्च की गई हुई है होंगी, या फिर किसने लॉन्च की होंगी, या कहाँ पे लॉन्च हुई। तो ये बंगाल में लॉन्च हुई है, बांग्लार करके, बंगाल याद आ जाएगा शायद। तो उसमें ऐसा है कि 42 बेनिफिशरीज है एट प्रेजेंट, 21 डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको 1.20 लाख मिलेंगे, और वो फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे वगैरह वगैरह। हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये रूरल पुअर जो है उसके लिए काम कर रही है बांग्लार समथिंग बड़ी, कैसे बांग्लार बड़ी। और मोदी जी मैं बोल रहा ना, मोदी जी तन मन में बचे। तो यही है कि फिर वो ममता जी ने लाई है, और फिर वो ममता जी ने लाने की वजह से रूरल एरिया के लिए है, बंगाल की स्कीम है, 1.20 लाख मिलेंगे, वो वाले चीज में याद रखना। और तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट रखने जैसा है नहीं। एक नई स्कीम है जो केजरीवाल जी ने लाई है, संजीवनी योजना करके। तो वो इन्वार मतलब इसमें क्या है, नाम से क्या लग रहा है संजीवनी योजना, मत देखो, एक सेकंड सोच के देखो संजीवनी योजना से क्या लग रहा होगा, संजीवनी, ओके। तो वही है, पर हेल्थ किस लोगों की, जो भी फ्री एल्डरली जो हेल्थ केयर है वो दिया जाएगा, मतलब जो भी 70 के ऊपर 60 के ऊपर है उनको फिर इस चीज़ का फायदा होगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाए, प्राइवेट दवाखानों में चले जाए या पब्लिक दवाखानों में चले जाए, उन्हें फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। अब रैंक्स रिपोर्ट एंड सर्वे, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को डील करते हैं। इंडिया ने रिप्लेस किया है इटली को 10th स्पॉट इन यूएस ट्रेड डेफिसिट। आपको पता होगा
जितना मेरे को भी नहीं पता था कि यूएस के मतलब यूएस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है, मतलब हमारा ट्रेड ज़्यादा होता है उसके साथ, सरप्लस है हमारा, मतलब कमी आती है हमारा। तो इंडिया के मतलब हमारा यूएसए के साथ में ट्रेड सरप्लस है, इतना बड़ा कंट्री और तब भी हम उसे ज़्यादा दे रहे हैं, और वो हमसे बहुत कम चीज़ें, मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है, पर हम उससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी पहले क्या होता था कि इटली था, मतलब ये एक साल पहले का डाटा है शायद, इटली 44.0 पे था, 10th नंबर पे, इस लिस्ट में 10th नंबर पे था ट्रेड डेफिसिट में, जिस तो मतलब यूएसए को जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट है, 10th नंबर पे था, पर अभी 43.7 लेके 36, देखो इटली के 36.6 है और हमारे 43.7, हम अभी 10th पे और इटली 11th नंबर पे ट्रेड डेफिसिट की लाइन। मतलब सपोज करो अपने घर पे खाना खाने को बुलाना है किसी को, तो हम लिस्ट बनाएंगे, तो पहले ऐसा सब तुमने 10 नाम लिखे थे, और फिर आपको याद हुआ कि ये 10वें ने कुछ ना कुछ आपके साथ खराब किया था एक पॉइंट से, तो आपने वो नाम काटा और फिर इंडिया का नाम, तो मोर और लेस सब ऐसे ही है। एक नया है भूपेंद्र यादव करके, उन्होंने इंडियन स्टेट रिपोर्ट ऑफ एक फॉरेस्ट रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिलेटेड डाटा लॉन्च होता है कि भाई फॉरेस्ट का क्या चीज़ चल रही है इंडिया लेवल पे, तो उसमें बताया 18th नंबर का लॉन्च हुआ, तो उसमें बताया गया कि भाई जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, फॉरेस्ट और ट्री कवर होता है, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर मतलब जो फॉरेस्ट के अंदर झाड़ वगैरह है वगैरह सेंस में, और ट्रीज मतलब अपनी ये पूरे झाड़ दिख रहे हैं ना आपको, उसको ट्री कवर बोलते हैं। तो एट प्रेजेंट इंडिया के 25% जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया लेवल पे, वो फॉरेस्ट पूरा वर्ल्ड पूरा इंडिया लेवल पे पूरी इंडियन जोग्राफिकल एरिया, उसका 25% जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर है बोलते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, तो आप कौन से स्टेट से जहाँ पे वो सबसे ज्यादा है, टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज, इंक्रीज बोल रहा हूँ मैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीज छत्तीसगढ़ में हुआ, 684 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ाया गया है इसके फॉरेस्ट और ट्री कवर के एरिया में। फिर सेकंड नंबर पे यूपी है, उड़ीसा है, राज्य याद रखना महाराष्ट्र नहीं है आजू बाजू में। टॉप 3 स्टेट जो है जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, वो सबसे पहले एमपी है, बाद में अरुणाचल है, और बाद में महाराष्ट्र। और टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये फॉरेस्ट और ट्री कवर है, और ये फॉरेस्ट कवर है, पर दोनों में इतना ज्यादा अंतर नहीं है, उधर भी एमपी था इधर भी एमपी है, इधर पे अरुणाचल उधर पे अरुणाचल, क्योंकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में फर्क है, मतलब हमारे पास ट्री कवर ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, अब फॉरेस्ट और ट्री कवर का डिफरेंस बस इतना सा है कि फॉरेस्ट के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म इंक्लूड किया जाता है, भाई इतने एरिया के अंदर 5 मीटर के अंदर या कोई भी एक एरिया बताया जाता है और उसका उसके अंदर होना चाहिए, तभी उसे फॉरेस्ट कवर के एरिया में डाला जाता है। अब एक नेक्स्ट न्यूज है अमाउंट एंड एग्रीमेंट, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक करके है उसके साथ 42 मिलियन का लोन लिया है, तो कैसा वो देखते हैं, किसके लिए लिया है, महाराष्ट्र सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलियंट कोस्टल रीजन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, मतलब जो कोस्टल एरिया है मुंबई का, जहाँ के अंदर अभी डेवलप मतलब ऐसा है कि ओशन डायरेक्ट बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, क्योंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से ओशन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कोस्टल लेवल पे जो पानी का लिमिट है, जो एक पानी आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी वजह से फिर अब जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, वो इस 42 मिलियन से होगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो ऑफ शोर रिफ्ट बनाए जाएंगे, रिफ्ट मतलब ऐसा रोकने के लिए पानी के लिए कुछ तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा, रॉक प्रोटेक्शन मिलेगा वगैरह वगैरह, तो यही है। इसका प्रेसिडेंट मोसात्सुगु असाकावा कवो करके है, तो मैंने पिछले बार इसे असाकावा असाकावा तो उससे याद रखा था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस में है। ठीक है, अब वन लाइनर्स है, इसके बाद चीज़ें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, मैं जहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ 2-3, मतलब मैं भी ऐसे खुद से तो नहीं ला रहा हूँ, 2-3 न्यूज़पेपर देखूंगा या फिर जो भी क्लासेस वाले क्लाउड वगैरह अड्डा वगैरह सब चीज़ें, तो वहाँ पे से मेरे को ये
दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वन लाइनर होते नहीं पेपर के थे। एक ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस है 2024 की, तो वो कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, जिसका थीम था केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी। और थर्ड, इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग हुआ है, वो भी गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर है। फाइनेंशियल मार्केट है, गुजरात ही जाएंगे, इसलिए वो गिफ्ट सिटी वहाँ गुजरात में बनाई। और ये एक न्यूज़ है, दो चार न्यूज़। टाटा स्टील्स नो मुंडी आयरन माइन है, कहाँ पे है, झारखंड में, याद रखना, ऐसे याद नहीं रहने वाली, मेरी भी नहीं है अभी भी वो याद, कुछ ना कुछ लगाओ जुगाड़ उसमें याद रखने के लिए। और वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर, पहले तो उन्होंने पानी के अंदर मट्टी डाले हो, आइलैंड बनाया हो, और फिर उसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया, इसलिए उसका नाम चाइना। इंडिया फर्स्ट एवर गंगे रिवर डॉल्फिन टैगिंग कहाँ पे हुई है, यूपी, बिहार, और कहाँ पे नहीं हुई, आसाम के अंदर। और एक वाधवन पोर्ट है पालघर का, पालघर के ऊपर से तो ध्यान में आ ही जाएगा, पर वो पालघर देंगे नहीं, वो वाधवन पोर्ट ही देंगे सिर्फ, तो महाराष्ट्र में इस हिसाब से याद है। तो थैंक यू, आज के लिए नोट्स कंप्लीट हो गए, पर रिवाइज करो, मैं और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो थैंक यू।